मेरी एक्ट्रेस वाइफ को शादी के बाद हमेशा डर रहता है कि कहीं मैं चीटिंग न करूं, जिस पर वो चुपके से पूरे घर में हिडन कैमरा लगा देती है और इतना ही नहीं बल्कि पूरा प्रोसेस लाइव स्ट्रीम भी करने लगती है। लेकिन मुझे इन सब चीजों की बिल्कुल भी भनक नहीं होती है। उस दिन जैसे ही मेरी वाइफ घर से बाहर निकलती है, मैं तुरंत एक वॉइस मैसेज भेज देता हूँ, तुम्हारी भाभी काम पर चली गई है, अब तुम यहाँ आ सकती हो। जैसे ही मेरी यह बात खत्म होती है, लाइव स्ट्रीम का चैट रूम पूरी तरह फट पड़ता है। कमाल है, ये तो रियल में घटिया आदमी निकला। इतनी खूबसूरत वाइफ होने के बाद भी चीटिंग करना चाहता है। जिस पर उस समय वे वी सड़क पर गाड़ी चला रही होती है और उसकी नजर लगातार फोन स्क्रीन पर टिकी रहती है। उसका चेहरा पूरी तरह ठंडा पड़ चुका होता है, क्योंकि उसे पहले से पूरा भरोसा था, तभी उसने लाइव स्ट्रीम शुरू करने की हिम्मत की थी। लेकिन उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी जल्दी टेस्ट में फेल हो जाऊंगा। जिस पर वो मन ही मन सोचने लगती है, क्या सच में मुझे धोखा दिया जा रहा है। तभी मेरा फोन बजता है और मैं वॉइस मैसेज खोलता हूँ, जिसके बाद एक बेहद प्यारी फीमेल वॉइस सुनाई देती है। ठीक है, मैं 15 मिनट में पहुंच जाती हूँ। यह वॉइस मैसेज सुनते ही लाइव स्ट्रीम का माहौल और ज्यादा गर्म हो जाता है। लगता है ये लड़की भी काफी बेताब है, सिर्फ 15 मिनट में पहुंचने वाली है। अब तो उसका चेहरा देखने का मन कर रहा है। जिस पर वेवी का दिमाग पूरी तरह गर्म हो चुका होता है। वो बस तुरंत घर लौटकर उस दूसरी लड़की को खत्म कर देना चाहती है। यह देखकर प्रोग्राम डायरेक्टर उसे शांत करने की कोशिश करता है। ऐसा जरूरी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो, पहले शांत हो जाओ। लेकिन वेवी बिना कुछ बोले लगातार लाइव स्ट्रीम की स्क्रीन को घूरती रहती है। वहीं फैंस भी उसके ठंडे चेहरे को देखकर लगातार उसे कंसोल करने वाले कमेंट्स भेजते रहते हैं। लेकिन वेवी जैसे उन कमेंट्स को देख ही नहीं रही होती। उसकी नजर बस स्क्रीन में दिख रहे मुझ पर टिकी रहती है। उसे अब तक यकीन नहीं हो रहा होता कि मेरी हिम्मत इतनी बड़ी हो सकती है कि मैं किसी और लड़की को सीधे घर बुला लूं, और वो भी बिना इस डर के कि कहीं वो अचानक घर वापस ना आ जाए। तभी स्क्रीन में मैं अचानक फोन उठाकर वेवी को कॉल करता हूं, जिस पर वेवी चेहरे पर गुस्सा होने के बावजूद अपनी आवाज नॉर्मल रखने की कोशिश करती है। हाँ जान, क्या हुआ? मैं आराम से कहता हूँ, कुछ नहीं, बस ये कंफर्म करना था कि तुम ऑफिस सही सलामत पहुंच गई या नहीं। मेरी यह बात सुनते ही वेवी का चेहरा और ज्यादा ठंडा पड़ जाता है। अगर पहले वाली बात होती तो शायद वो इमोशनल हो जाती, लेकिन अब उसे साफ समझ आ रहा होता है कि मैं उसकी चिंता नहीं कर रहा, बल्कि यह चेक कर रहा हूं कि कहीं वो अचानक घर वापस तो नहीं आ रही। जिस पर वे भी बड़ी मुश्किल से अपने इमोशंस दबाकर कहती है, मैं ऑफिस पहुंच गई हूं, अब मीटिंग के लिए जाना है, बाद में बात करती हूं। मैं मुस्कुराकर जवाब देता हूं, ठीक है, सेफली पहुंच गई यही काफी है। वैसे डिनर मैंने बाहर से ऑर्डर कर दिया है, सब तुम्हारी पसंद का है। लेकिन बात खत्म होने से पहले ही कॉल कट जाता है, जिस पर लाइव स्ट्रीम का कमेंट सेक्शन फिर से भर जाता है। वाह, इसे देखकर ही समझ आ रहा है कि ये कितना एक्सपीरियंस्ड प्लेयर है। ये कॉल साफ तौर पर सिर्फ ये जानने के लिए था कि वेवी घर वापस तो नहीं आने वाली। अगले ही पल वेवी गुस्से में स्टूडियो का दरवाजा जोर से खोलकर अंदर आती है और सीधे चेयर पर बैठ जाती है। जिस पर उसकी असिस्टेंट ली नी धीरे से कहती है, हेलो सिस्टर वी। वहीं टेक्निकल रूम में मौजूद असिस्टेंट उसके चेहरे का एक्सप्रेशन देखकर पूछती है, सिस्टर वी पहले काम डाउन हो जाइए, क्या वो हमेशा आपको ऐसे ही कॉल करता है? जिस पर वे वी दांत पीसते हुए कहती हैं, हर महीने कम से कम कई बार ऐसे कॉल्स आते हैं। यह सुनकर असिस्टेंट पूरी तरह शॉक्ड रह जाती है। वहीं बगल में खड़ा डायरेक्टर भी हक्का बक्का रह जाता है, क्या उसके पास 6 किडनीज हैं क्या? जिसके बाद पूरा लाइव स्ट्रीम फिर से एक्सप्लोड हो जाता है और कमेंट्स में लोग मुझे जमकर गालियां देने लगते हैं। हालांकि मुझे इन सब चीजों की बिल्कुल खबर नहीं होती। उस समय मैं बस पानी उबालकर सोफा पर बैठा फोन चला रहा होता हूँ। कुछ देर बाद डोरबेल बजती है। डोरबेल की आवाज सुनते ही लाइव स्ट्रीम का माहौल एकदम टेंस हो जाता है। वहीं टेक्निकल रूम में वे वी भी अपने हाथ कसकर पकड़ लेती है और उसकी नजर लगातार स्क्रीन पर जमी रहती है। जिस पर मैं मुस्कुराते हुए दरवाजा खोलता हूँ और नीचे एक पेयर स्लीपर्स रख देता हूँ। तभी एक लंबी खूबसूरत लड़की अंदर आती है। वो झुककर स्लीपर्स बदलती है और उसका वह अंदाज उसे और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बना देता है। इसके बाद वो मेरे साथ सोफा पर बैठ जाती है। जैसे ही लाइव स्ट्रीम में लोगों को उस लड़की का चेहरा साफ दिखाई देता है, चैट रूम फिर से कमेंट से भर जाता है। वहीं टेक्निकल रूम में बैठी वेवी यह सब देखकर तुरंत उस वॉइस मैसेज वाली बात याद करने लगती है। अब उसे पूरी तरह यकीन हो चुका होता है कि मैं उसे धोखा दे रहा हूँ। उस समय वेवी बस तुरंत घर जाकर मुझसे जवाब मांगना चाहती है, जिस पर डायरेक्टर फिर से उसे समझाता है, इतनी जल्दी फैसला मत लो, पहले पूरा मामला देख लेते हैं। लेकिन वेवी बिना कुछ बोले लगातार स्क्रीन को घूरती रहती है। तभी स्क्रीन में बैठी लड़की इम्पेशेंट होकर मेरी तरफ देखती है और कहती है, हर बार हमें ऐसे छुपकर मिलना पड़ता है, आखिर कब मैं ओपनली तुमसे मिलने आ पाऊंगी? मैं धीरे से जवाब देता हूँ, बस 1 महीना और, उसके बाद तुम आराम से यहाँ आ सकोगी। तब मैं विवी को सब सच बता दूंगा और हमें ऐसे छुपने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मेरी यह बात सुनते ही लाइव स्ट्रीम के फैंस उसका बिल्कुल अलग मतलब निकाल लेते हैं। ओह, तो ये वेवी को डिवोर्स देने वाला है, बेचारी वेवी। जिस पर वेवी रोते हुए गुस्से में मुझे गालियां देने लगती है। बगल में डायरेक्टर उसे टिश्यू देते हुए कहता है, अगर वो सच में तुम्हें छोड़ना चाहता है तो सबसे पहले प्रॉपर्टी डिवीजन के बारे में सोचो। वहीं असिस्टेंट भी तुरंत कहती है, हाँ सिस्टर वी, आपको अपने बारे में भी सोचना चाहिए। लेकिन वीवी किसी की बात नहीं सुनती। वो बस आंसू पोंछते हुए लगातार स्क्रीन को देखती रहती है। उधर कमरे में बैठी जियांग यूई मेरी बात सुनकर थोड़ा शॉक्ड हो जाती है। जियांग यूई मुझे 5 साल पहले से जानती है, जब उसकी मुलाकात उसके ग्रैंडफादर के जरिए मुझसे हुई थी। उसे सिर्फ इतना पता था कि उसके
ग्रैंडफादर मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। एक बार उसने उनसे पूछा भी था कि वो मेरी इतनी इज्जत क्यों करते हैं, लेकिन उसके ग्रैंडफादर ने ज्यादा कुछ नहीं बताया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि मैं एक बेहद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान हूँ। जिस पर जियांग यू हैरानी से पूछती है, मुझे पता है कि तुम नेशनल टॉपर रह चुके हो और डाओ गुआन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी हो, लेकिन क्या अभी भी कोई बात है जो तुमने अपनी वाइफ से छुपा रखी है? उसकी यह बात सुनते ही पूरा लाइव स्ट्रीम फट पड़ता है। अरे छोड़ो भी, नेशनल टॉपर होकर प्रोग्रामर की जॉब करेगा और डाओ गुआन यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर? इतना फेक कौन बोलता है? वो तो देश की सबसे टॉप यूनिवर्सिटी है। वहीं टेक्निकल रूम में बैठे वे वी और डायरेक्टर भी पूरी तरह स्टंट रह जाते हैं। डायरेक्टर तुरंत पूछता है, ये सब सच है या झूठ? जिस पर वे वी भी रोना बंद कर देती है। उसे अब लगने लगता है कि शायद मामला कुछ अलग है। वो अपने चेहरे के आंसू पोंछते हुए सिर हिलाकर कहती है, इम्पॉसिबल। मेरा हस्बैंड तो एक बिल्कुल नॉर्मल इंसान है। उसने कभी नहीं बताया कि वो नेशनल टॉपर था, और डाओगुआन यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर होना तो और भी इम्पॉसिबल है। इतने सालों में मैंने उसे कभी कहीं पढ़ाने जाते हुए नहीं देखा। उसकी यह बात लाइव स्ट्रीम में सुनते ही कमेंट्स फिर से भर जाते हैं। मैंने पहले ही कहा था, ये आदमी सिर्फ झूठ बोल रहा है, ये जरूर कोई फ्रॉड होगा। ये सब बस लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए बनाई गई फेक स्टोरीज हैं। और फिर अगले ही पल पूरा कमेंट सेक्शन मुझे लेकर तरह तरह की थ्योरीज बनाने लगता है। इस समय लाइव स्ट्रीम की स्क्रीन पर मैं हल्की स्माइल के साथ जियांग यू से कहता हूँ, 1 महीने बाद तुम्हें सब पता चल जाएगा, अभी सही समय नहीं आया है। जिस पर जियांग यू और भी ज्यादा क्यूरियस होकर पूछती है, आखिर तुम्हारी और कौन सी आइडेंटिटी है? ऐसी कौन सी पहचान है जिसकी वजह से मेरे ग्रैंडफादर तुम्हारी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं? और ऐसी कौन सी बात है जिसे तुम अपनी वाइफ से भी छुपा रहे हो? जियांग यू के मन में ये इस समय हजारों सवाल चल रहे होते हैं, लेकिन मुझे लगातार चुप देखकर वो आखिरकार दांत भींचकर कहती है, ठीक है, तो मैं 1 महीने इंतजार कर लूंगी। इसके बाद वो फिर मेरी तरफ देखकर हल्का मुस्कुराती है। वैसे सोचो, अगर तुम्हारी वाइफ को पता चले कि तुम नेशनल टॉपर रह चुके हो और डाओगुआन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी हो, तब वो कितना शॉक्ड हो जाएगी। ये सुनकर मैं मुस्कुराते हुए जवाब देता हूँ, वो सब तो बस नॉर्मल बातें हैं। मेरी असली आइडेंटिटी के सामने टॉपर या प्रोफेसर जैसी चीजें मेंशन करने लायक भी नहीं है। मेरी यह बात सुनते ही लाइव स्ट्रीम के फैंस के मन में भी शक पैदा होने लगता है, जिस पर कई लोग तुरंत इंटरनेट पर सर्च करना शुरू कर देते हैं। वहीं टेक्निकल रूम में बैठा डायरेक्टर भी तुरंत मेरे बारे में जानकारी निकालने लगता है। करीब 3 मिनट बाद डायरेक्टर कंप्यूटर स्क्रीन को घूरते हुए जोर से बोल पड़ता है, ये सच है, ये सच में 2018 का नेशनल टॉपर है। इसके बाद तुरंत मेरी डिटेल्स लाइव स्ट्रीम में शेयर कर दी जाती हैं, जिस पर फैंस पूरी तरह शॉक्ड रह जाते हैं। ओह माय गॉड, ये सच में नेशनल टॉपर है। यार ये तो बहुत क्रेजी हो गया। मैंने भी अभी चेक किया, ये बात पूरी तरह सही है। वहीं बगल में खड़ी वे वी भी यह सब देखकर हिल जाती है। वो ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ स्क्रीन पर दिख रही इन्फॉर्मेशन को देखती रहती है। उसे अब एहसास होता है कि मैं सच में नेशनल टॉपर था। इसके बाद डायरेक्टर मेरी और डिटेल्स सर्च करने लगता है और उसे 2018 का एक इंटरव्यू वीडियो मिल जाता है। उस वीडियो में रिपोर्टर मुझसे पूछता है, नेशनल टॉपर बनने के बाद आपको कैसा फील हो रहा है? जिस पर मैं बिल्कुल काम होकर जवाब देता हूँ, ये तो पहले से एक्सपेक्टेड था। मैं हमेशा से टॉपर रहा हूँ। चाइनीज सब्जेक्ट छोड़कर बाकी सभी सब्जेक्ट्स में मेरे फुल मार्क्स आए थे। ये इंटरव्यू देखते ही लाइव स्ट्रीम का माहौल फिर से एक्सप्लोड हो जाता है। वहीं टेक्निकल रूम में बैठी वेवी पूरी तरह स्टंडन रह जाती है। वो लगातार मेरी प्रोफाइल और इंटरव्यू को देखती रहती है। अब वो चाहकर भी इस सच को झुठला नहीं सकती थी। जिस पर बगल में खड़ा डायरेक्टर किसी क्यूरियस बच्चे की तरह उससे पूछता है, वी क्या उसने कभी तुम्हें ये सब नहीं बताया? वेवी थोड़ा सोचने लगती है, लेकिन उसके दिमाग में ऐसी किसी बात की कोई याद नहीं आती। फिर वो पूरा कॉन्फिडेंस के साथ कहती है, नहीं, उसने कभी एक बार भी इसका जिक्र नहीं किया। यह सुनते ही टेक्निकल रूम में मौजूद सभी लोग शॉक्ड रह जाते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल करने वाला इंसान यूजुअली अपनी गर्लफ्रेंड या वाइफ के सामने थोड़ा बहुत शो ऑफ जरूर करता है। लेकिन मैंने कभी इस बारे में कुछ नहीं कहा था। जिस पर लाइव स्ट्रीम के फैंस भी बातें करने लगते हैं। इतने सालों तक उसने वे वी को यह बात नहीं बताई? क्या ये कोई सेंट है? इसमें जरा भी वेनिटी नहीं है क्या? शायद इंटरव्यू में जो कहा था वही सच है। उसके लिए ये सब पहले से एक्सपेक्टेड था। इसके बाद अचानक फैंस का ध्यान दूसरी बात पर चला जाता है। कोई चेक करो कि ये सच में डाओगुआन यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है या नहीं। हाँ, जल्दी वेरीफाई करो। मैंने इंटरनेट पर पढ़ा है कि यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बनने के लिए एकेडमिक वर्ल्ड में बड़ा कंट्रीब्यूशन होना जरूरी होता है। अगर ये सच में प्रोफेसर है तो ये बहुत बड़ा आदमी है। जिस पर टेक्निकल रूम में डायरेक्टर अचानक बोलता है, मेरा एक दोस्त डाओगुआन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, मैं अभी उसे कॉल करता हूँ। यह सुनते ही लाइव स्ट्रीम के सभी लोग ध्यान से डायरेक्टर को देखने लगते हैं, क्योंकि अब सब जानना चाहते थे कि क्या मैं सच में डाओगुआन यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हूँ या नहीं। डायरेक्टर तुरंत एक कॉल लगाता है। कुछ सेकंड्स बाद कॉल कनेक्ट हो जाता है। दूसरी तरफ से एक मिडिल एज्ड आदमी की आवाज आती है, अरे डायरेक्टर साहब, आज अचानक मेरी याद कैसे आ गई? जिस पर डायरेक्टर बड़े पॉलिटली कहता है, असल में मुझे आपसे एक छोटी सी मदद चाहिए थी। दूसरी तरफ वाला आदमी हंसते हुए जवाब देता है, बताइए, अगर मेरे बस में होगा तो जरूर मदद करूंगा। डायरेक्टर तुरंत पूछता है, आपकी यूनिवर्सिटी में चूजी नाम का कोई प्रोफेसर है क्या? जिस पर दूसरी तरफ वाला आदमी थोड़ा सोचकर कहता है, नाम थोड़ा फेमिलियर लग रहा है, 1 मिनट चेक करता हूँ। डायरेक्टर जवाब देता है, ठीक है, थैंक्स। इसके बाद फोन के अंदर कीबोर्ड टाइपिंग की आवाज आने लगती है। करीब 2 मिनट से भी कम समय में सामने वाला आदमी बोल पड़ता है, हाँ
गया। हमारे यहाँ सच में शुजे नाम का प्रोफेसर है। वो 3 साल पहले प्रोफेसर बना था। फोटो देखकर तो काफी यंग लग रहा है। क्योंकि कॉल स्पीकर पर था इसलिए लाइव स्ट्रीम के सभी लोग यह बात साफ साफ सुन लेते हैं, जिस पर पूरा चैटरूम फिर से एक्सप्लोड हो जाता है। ओह शिट, ये सच में डाओ गुआन यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है। ये तो बहुत ज्यादा इंसेन हो गया। वहीं टेक्निकल रूम में वेवी भी पूरी तरह शॉक्ड रह जाती है। उसे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा होता कि जिससे उसने 5 साल पहले शादी की थी वो असल में डाओ गुआन यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर निकला। यह बात उसके लिए किसी सपने जैसी लग रही थी। तभी वेवी डायरेक्टर से कहती है, क्या आप उनसे फोटो मंगवा सकते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं सिर्फ सेम नेम हो? 1 मिनट भी नहीं गुजरता कि डायरेक्टर के फोन पर मैसेज नोटिफिकेशन आ जाता है। वो एक प्रोफाइल फोटो होती है और उसमें दिख रहा इंसान मैं ही होता हूँ। अब यह पूरी तरह कंफर्म हो चुका था कि मैं सच में यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हूँ, जिस पर सबके मन में एक ही सवाल चल रहा होता है, आखिर ये आदमी है कौन? सिर्फ 28 साल की उम्र में यूनिवर्सिटी प्रोफेसर? यह सुनकर खुद डायरेक्टर भी अंदर तक हिल जाता है। उसे पहले लगा था कि यह शो बस एंटरटेनमेंट के लिए मजेदार होगा, जैसे कि कहीं मेरे पास हिडन मनी है या नहीं, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि इस शो में मेरी ऐसी आइडेंटिटी सामने आ जाएगी। वहीं दूसरी तरफ वे वी भी पूरी तरह कंफ्यूज्ड बैठी रहती है। वो मन ही मन सोचने लगती है, 5 साल शादी के बाद भी मैं उसे पूरी तरह नहीं जान पाई। इसके बाद वो दांत भींचते हुए खुद को कोसने लगती है। मैं उसकी वाइफ हूँ, फिर भी उसने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपा कर रखी। आखिर क्या वो मुझे सच में अपनी पत्नी मानता भी है? लेकिन अगले ही पल उसके दिमाग में दूसरा ख्याल आता है, या फिर इसके पीछे कोई मजबूरी है? क्योंकि इससे पहले जियांग यू भी मुझसे और सीक्रेट्स जानने की कोशिश कर चुकी थी, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया था, जिस पर लाइव स्ट्रीम के कई फैंस भी कुछ डिटेल्स नोटिस कर लेते हैं। लगता है इसके पास अभी भी कोई हिडन आइडेंटिटी है और शायद वो आइडेंटिटी पब्लिक नहीं की जा सकती। सही कहा, मैं तो भूल ही गया था कि उसने खुद कहा था उसकी असली आइडेंटिटी अभी रिवील नहीं हो सकती। क्या पता ये दुनिया का सबसे अमीर आदमी हो। इसके बाद पूरा लाइव स्ट्रीम तरह तरह की थ्योरीज से भर जाता है। सबकी क्यूरियोसिटी अब पीक पर पहुंच चुकी थी। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर मेरी असली आइडेंटिटी क्या है। उधर कमरे में बैठी जियांग यू मुझे हेल्पलेस एक्सप्रेशन के साथ देखती है। फिर वो धीरे से कहती है, ठीक है, मैं और कुछ नहीं पूछूंगी, बस इतना बताओ, क्या 1 महीने बाद मुझे तुम्हारे सारे सीक्रेट्स पता चल जाएंगे? जिस पर मैं हल्के से सिर हिलाता हूँ। हाँ, 1 महीने बाद मेरे पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। जियांग यू मुझे बड़ी उम्मीद भरी नजरों से देखते हुए कहती है, मैं बस यही होप करती हूँ कि तुम्हारी हिडन आइडेंटिटी मुझे डिसअपॉइंट ना करे। जिस पर मैं मजेदार एक्सप्रेशन के साथ उसकी तरफ देखता हूँ। अगर मेरी असली आइडेंटिटी तुम्हें डिसअपॉइंट कर दे तब क्या करोगी? जियांग यू तुरंत सीरियस चेहरा बनाकर मुझे घूरने लगती है। तब मैं तुम्हारी जोरदार पिटाई करूंगी। हम दोनों की यह बातचीत सुनते ही लाइव स्ट्रीम के फैंस जोर जोर से हंसने लगते हैं। ये लड़की तो कुछ भी बोल देती है। अब तो पूरी दुनिया को पता चल गया कि उसका हस्बैंड गया काम से। वहीं टेक्निकल रूम में बैठी वेवी हमारी बातें सुनकर और ज्यादा ठंडी पड़ जाती है। हालांकि पहले ही साफ हो चुका था कि जियांग यू मेरी लवर नहीं है, लेकिन फिर भी एक लड़का और लड़की का अकेले बैठकर इतनी खुली बातें करना उसे अंदर से चुभ रहा होता है। जिस पर वो मन ही मन सोचती है, बस घर वापस आने दो, फिर बताती हूँ इसे। मैं हल्का हंसते हुए कहता हूँ, ऐसा कब हुआ है कि तुम आई हो और मैंने तुम्हारे लिए कुछ टेस्टी ना बनाया हो? यह सुनते ही जियांग यू सैटिस्फाइड स्माइल देने लगती है। इंग्रेडिएंट्स मैंने पहले ही ऑर्डर कर दिए हैं, अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे। असल में जियांग यू हर बार सिर्फ मेरी कुकिंग खाने के लिए ही मेरे पास आती थी। जिस पर लाइव स्ट्रीम में कोई कमेंट करता है, क्या उसका हस्बैंड इतना अच्छा खाना बनाता है? यह सुनकर वे वी दांत पीसने लगती हैं। शादी के बाद से उस कमीने ने सिर्फ एक बार किचन में खाना बनाया था और इतना सॉल्टी बनाया कि जैसे नमक ही खिला रहा हो। उसी दिन के बाद मैंने उसे कभी किचन में घुसने नहीं दिया। वे वी की यह बात सुनते ही पूरा लाइव स्ट्रीम फिर से हंसी से भर जाता है। भाई बिल्कुल मेरी तरह निकला। मैंने भी अपनी वाइफ से शेफ वाली आइडेंटिटी छुपा रखी थी, लेकिन बाद में पकड़ा गया और अब रोज मुझे ही खाना बनाना पड़ता है। वे वी कमेंट्स पढ़ते हुए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन देने लगती है। उसे याद आता है कि रिलेशनशिप की शुरुआत में मैं उससे हर बात शेयर करता था, लेकिन अब उसे एहसास हो रहा था कि मैंने उससे कितनी बड़ी बड़ी बातें छुपा रखी थी। कुछ देर बाद डोरबेल बजती है और कुकिंग इंग्रेडिएंट्स आ जाते हैं, जिस पर मैं जियांग यू की तरफ देखकर कहता हूँ, आज टाइम बहुत कम है, इसलिए बस कुछ सिंपल डिशेस बना देता हूँ। कैबेज सूप, शेड्रेड टोफू, लायन हेड मीटबॉल और डोंगपोपोक चलेगा? जियांग यू तुरंत खुशी से सिर हिलाने लगती है। हालांकि वो और भी ज्यादा नेशनल बैंक्वेट डिशेस खाना चाहती थी, लेकिन अभी टाइम कम था, इसलिए ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड डिशेस बनाना पॉसिबल नहीं था। इसके बाद मैं इंग्रेडिएंट्स लेकर किचन में चला जाता हूँ। सबसे पहले वेजिटेबल्स वॉश करता हूँ, फिर कटिंग शुरू कर देता हूँ और फिर सबसे पहला डिश शुरू होता है शेरडेड टोफू। मैं सॉफ्ट टोफू को चॉपिंग बोर्ड पर रखता हूँ और नाइफ चलाना शुरू कर देता हूँ। इस डिश का सबसे डिफिकल्ट हिस्सा नाइफ स्किल होता है, क्योंकि इसमें टोफू को हजारों बेहद पतली स्ट्रिप्स में काटना पड़ता है। यह देखकर लाइव स्ट्रीम फिर से एक्साइटेड हो जाता है। वाह, इसकी नाइफ स्किल तो रियल शेफ जैसी है। शुजे सच में मास्टर शेफ लग रहा है। वहीं टेक्निकल रूम में बैठी वे वी मुझे वेजिटेबल्स काटते देख दांत पीसने लगती है। हालांकि वो प्रोफेशनल शेफ नहीं थी, लेकिन इतने साल किचन संभालने के बाद वो सिर्फ नाइफ हैंडलिंग देखकर समझ चुकी थी कि मेरी कुकिंग स्किल बहुत हाई लेवल की है। जिस पर बगल में खड़ी असिस्टेंट हंसते हुए कहती है, तो सिस्टर वी को पहले से पता था कि शुजे कुकिंग कर सकती
सकता है? अब इतने साल आपको बेवकूफ बनाने के बाद आप उसे क्या पनिशमेंट देने वाली हैं? यह सुनकर वे वी ठंडे चेहरे से कहती हैं, शो खत्म होने के बाद मैं उससे जिंदगी भर खाना बनवाऊंगी। उसकी यह बात सुनते ही लाइव स्ट्रीम के फैंस फिर हंसने लगते हैं। शू झे गया काम से, बेचारा अभी तक नहीं जानता कि उसका सीक्रेट पकड़ा जा चुका है। उधर मैं किचन में बिजी होकर टोफू कटिंग खत्म करता हूँ और फिर चिकन शेडरिंग शुरू कर देता हूँ। वहीं पीछे खड़ी जियांग यू मुझे ऐसे देख रही होती है जैसे कोई आर्ट परफॉर्मेंस देख रही हो। मैं काम करते करते कहता हूँ, पुराना रूल याद है ना, 10:30 तक खाना बन जाएगा और 11:30 से पहले तुम्हें खाना खत्म करके यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि 11:30 पर मेरी वाइफ घर वापस आ जाती है। जिस पर जियांग यू इरिटेटेड होकर जवाब देती है, ठीक है, इतना लेक्चर मत दो। यह सुनकर लाइव स्ट्रीम के फैंस फिर हंसने लगते हैं। ये दोनों ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे चोरी छिपे मिल रहे हों। अगर वे वी इन्हें ऐसे देख लेती तो जरूर गलत समझती। वहीं टेक्निकल रूम में बैठी वे वी भी मेरी बात सुनकर हंस पड़ती है, क्योंकि उसे पता था कि मैं सिर्फ इस डर से ऐसा कर रहा हूं कि कहीं वो अचानक घर वापस ना आ जाए। जिस पर वो मन ही मन मुझे प्रैंक करने का फैसला कर लेती है। वो सोचती है, जब इसका खाना बन जाएगा तब मैं कॉल करके बोलूंगी कि मैं घर वापस आ रही हूँ। बगल में खड़ी छोटी असिस्टेंट भी ये सीन इमेजिन करके हंसने लगती है। ये आदमी सच में बहुत इंटरेस्टिंग है। उधर किचन में जियांग यूए अचानक पूछती है, ग्रैंडफादर बता रहे थे कि नेशनल बैंक्वेट शेफ ने भी तुमसे कुकिंग कंपटीशन किया था और वो कह रहे थे कि तुम्हारी कुकिंग उससे भी 3 गुना बेहतर है। मैं कुकिंग करते करते जवाब देता हूँ, कंपटीशन तो हुआ था, लेकिन उसने जो कहा वो बस उसकी ह्यूमिलिटी थी। हमारी स्किल्स लगभग सेम लेवल की हैं। यह सुनकर जियांग यू एडमिरेशन भरी नजरों से मुझे देखने लगती है। नेशनल टॉपर, डाओगुआन यूनिवर्सिटी प्रोफेसर और ऊपर से नेशनल बैंक्वेट शेफ जैसी कुकिंग स्किल। उसके लिए मैं इस समय ऑलमोस्ट परफेक्ट इंसान बन चुका होता हूँ और सबसे बड़ी बात, मैं हैंडसम भी था। किचन में कुकिंग और बातचीत के बीच समय तेजी से निकल जाता है और देखते ही देखते 10:30 बज जाते हैं। मैं कई डिशेस तैयार कर चुका होता हूँ। हर डिश इतनी डिलीशियस दिख रही होती है कि देखकर ही मुंह में पानी आ जाए। इसके बाद मैं राइस का बाउल जियांग यू को देते हुए कहता हूँ, जल्दी खाओ और खाने के बाद तुरंत निकल जाना। जिस पर जियांग यूए आंखें घुमाकर कहती हैं, तुम्हारी वाइफ अभी घर नहीं आने वाली, इतना डर क्यों रहे हो? मैं पानी का सिप लेते हुए कैजुअली जवाब देता हूँ, हालांकि वो लंच के लिए घर नहीं आती, लेकिन कभी कभी रेस्ट करने वापस आ जाती है, इसलिए जल्दी फिनिश करो। जियांग यूए बाउल पकड़ते हुए कहती है, अगर विवी देख भी ले तो क्या फर्क पड़ता है, हम दोनों के बीच कुछ गलत तो है नहीं। मैं उसे साइड आई से देखता हूँ, तुम्हें पता है, लेकिन उसे भरोसा होना भी तो जरूरी है। इसी समय टेक्निकल रूम में बैठी विवी अचानक मुझे कॉल कर देती है। फोन रिंग होते ही मुझे अचानक एक बैड फीलिंग आने लगती है। मैं कॉल उठाकर नॉर्मल आवाज में बोलता हूँ, हाँ वाइफ, क्या हुआ? जिस पर वे वी हल्की मुस्कान दबाते हुए कहती हैं, कंपनी की इलेक्ट्रिसिटी चली गई है, इसलिए आज जल्दी छुट्टी हो गई, बस 10 मिनट में घर पहुंच रही हूँ। उसकी बात सुनते ही मैं पूरी तरह पैनिक हो जाता हूँ। ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ। कॉल कटते ही मैं तुरंत जियांग यूए की तरफ मुड़ता हूँ। अब खाना छोड़ो, विवी वापस आ रही है, कुछ ही मिनट में घर पहुंच जाएगी। क्या? यह सुनते ही जियांग यूए भी पैनिक हो जाती है, क्योंकि अगर वे वी उसे मेरे साथ अकेले खाना खाते देख लेती तो सिचुएशन एक्सप्लेन करना इम्पॉसिबल हो जाता। इसके बाद मैं बिना समय गंवाए तुरंत किचन में भागता हूँ, लंच बॉक्सेस निकालता हूँ और सारा खाना जल्दी जल्दी पैक करना शुरू कर देता हूँ। वहीं जियांग यू भी घबराकर बॉक्सेस पकड़ती है, जल्दी से शूज पहनती है और तुरंत घर से निकल जाती है। जिस पर मैं तुरंत डिशेज और टेबल साफ करने लग जाता हूँ। इतना ही नहीं, मैं विंडो तक खोल देता हूँ ताकि खाने की स्मेल भी बाहर निकल जाए। सिर्फ 3 मिनट के अंदर पूरा किचन स्पॉटलेस हो जाता है। सारा काम खत्म करके मैं सोफा पर बैठ जाता हूँ और भारी सांस लेते हुए घड़ी की तरफ देखता हूँ। फिर राहत की सांस छोड़ते हुए बोलता हूँ, बाल बाल बच गया। यह देखकर लाइव स्ट्रीम के सभी फैंस हंस हंस कर लौटपोट हो जाते हैं। वहीं टेक्निकल रूम में बैठी वे वी भी हंसते हंसते बेहाल हो जाती है। खासकर मुझे पैनिक मोड में देखकर उसे बहुत सेटिस्फैक्शन फील हो रहा होता है, लेकिन उसके मन में अभी भी यही चल रहा होता है कि सिर्फ इतना काफी नहीं है। जिस पर वे वी फिर से अपना फोन उठाती है। अगले ही सेकंड जैसे ही मैं वे वी का कॉल देखता हूँ, मेरे चेहरे पर कंफ्यूजन आ जाता है। क्या हुआ वाइफ? जिस पर वे वी लंबी सांस छोड़ते हुए कहती हैं, हाय हस्बैंड, कंपनी से फिर कॉल आ गया, बॉस ने मुझे तुरंत वापस बुला लिया है, जाना जरूरी है। यह सुनते ही मैं मन ही मन 1000 गालियां देने लगता हूँ, लेकिन बाहर से खुद को काम दिखाते हुए जवाब देता हूँ, ठीक है, मैं समझ गया। मेरी बात सुनकर वे वी बड़ी सेटिस्फाइड स्माइल देने लगती है। कॉल कट होते ही वो खुशी से अपने हाथ हिलाने लगती है। उधर लाइव स्ट्रीम के व्यूअर्स यह सीन देखकर हंस हंस कर पागल हो जाते हैं। बेचारे ने इतनी मेहनत से खाना बनाया और खाने से पहले ही सब खत्म हो गया। ये तो रियल टॉर्चर है। पूरा कमेंट सेक्शन हंसी से भर जाता है। वहीं डायरेक्टर भी देख रहा होता है कि इस समय वे वी का मूड काफी अच्छा हो चुका है। हालांकि मैंने किसी दूसरी लड़की को घर बुलाया था, लेकिन उनके बीच कुछ गलत नहीं था। फिर भी एक वाइफ होने के नाते उसके दिल में गुस्सा तो था ही। अब मुझे प्रैंक करके उसके अंदर का आधा गुस्सा शांत हो चुका होता है। डायरेक्टर भी काफी खुश होता है, क्योंकि इस एपिसोड का इफेक्ट उसकी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा अच्छा निकला था। जिस पर वो हंसते हुए वे वी से कहता है, ये तो सिर्फ पहला दिन है और हमने तुम्हारे हस्बैंड के
इतने सारे सीक्रेट्स डिस्कवर कर लिए। आज का हाल देखकर तो लग रहा है कि उसके पास अभी और भी बहुत सीक्रेट्स हैं जो अगले कुछ दिनों में बाहर आएंगे। यह सुनकर वे वी भी क्यूरियस होने लगती है। आखिर उसका हस्बैंड उससे और क्या क्या छुपा रहा था। नेशनल टॉपर और प्रोफेसर वाली बात तो शायद इसलिए एक्सप्लेन की जा सकती थी क्योंकि मैंने कभी उन चीजों को इम्पोर्टेंट नहीं समझा, लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसा था जिसे जियांग यू तक नहीं जानती थी। सिर्फ वे वी और डायरेक्टर ही नहीं बल्कि लाइव स्ट्रीम के लाखों फैंस भी यही सोचने लगते हैं, आखिर उसकी हिडन आइडेंटिटी क्या है और वो उसे इतना छुपा क्यों रहा है। इसी बीच लाइव स्ट्रीम में दिखता है कि मैं अचानक फोन निकालकर किसी को कॉल करता हूं और स्पीकर ऑन कर देता हूं। कॉल जल्दी कनेक्ट हो जाता है। दूसरी तरफ से एक मिडिल एज्ड आदमी की रिस्पेक्टफुल आवाज आती है, प्रोफेसर शू, आपको जो भी कहना हो बस ऑन ऑर्डर दीजिए। यह सुनकर मैं हल्का हंस पड़ता हूँ। आप खुद एक चेयरमैन हैं, मैं आपको ऑन ऑर्डर कैसे दे सकता हूँ। लेकिन सामने वाला आदमी तुरंत रिस्पेक्टफुल टोन में जवाब देता है, ऐसा मत कहिए प्रोफेसर शू, कंपनी आज जहां तक पहुंची है वो सब आपकी हेल्प की वजह से ही पॉसिबल हुआ है। इसके बाद वो आदमी क्यूरियस होकर पूछता है, वैसे आप इतने रिच हैं फिर भी आपने अपनी वाइफ को ये सब क्यों नहीं बताया। जिस पर मैं सीधे जवाब नहीं देता बल्कि मुस्कुराकर कहता हूँ, 1 महीने बाद मैं खुद अपनी वाइफ को सब बता दूंगा। उसके बाद हमें ऐसे छुपकर बातें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरी बात सुनकर सामने वाला आदमी हंसते हुए कहता है, अगर आपकी वाइफ को पता चल गया कि आपके पास कितना पैसा है तो वो शौक से बेहोश हो जाएगी। इसके बाद हम दोनों थोड़ी देर कैजुअली बातें करते हैं और फिर कॉल खत्म हो जाता है। लेकिन लाइव स्ट्रीम का माहौल एक बार फिर एक्सप्लोड हो जाता है। ओह शिट, लगता है शूजे की हिडन आइडेंटिटी रिवील होने वाली है। अभी फोन पर जो आदमी था वो किसी कंपनी का चेयरमैन था और वो शूजे से इतनी रिस्पेक्ट के साथ बात कर रहा था। मतलब जूजे बहुत ज्यादा रिच है, लेकिन अगर वो इतना रिच है तो अपनी वाइफ से छुपा क्यों रहा है। वहीं टेक्निकल रूम में डायरेक्टर भी स्टंट बैठा रह जाता है। उसे लगा था कि शुरुआत के बाद शायद शो उतना इंटरेस्टिंग नहीं रहेगा, लेकिन अचानक फिर एक बड़ा बॉम्ब फूट चुका था, जिस पर छोटी असिस्टेंट क्यूरियस होकर वे वी से पूछती है, सिस्टर वी, क्या आपने कभी शूजे का बैंक बैलेंस चेक किया है। वे वी हेल्पलेस होकर सिर हिला देती है। इस समय वो खुद भी पूरी तरह कंफ्यूज्ड होती है। इन 5 सालों में उसने कोई रेगुलर जॉब नहीं की, कभी कभी बाहर जाता था, वो भी सिर्फ कुछ दिनों के लिए, इसलिए मुझे लगा उसके पास ज्यादा पैसे नहीं होंगे। लेकिन तभी लाइव स्ट्रीम में एक कमेंट आता है, कहीं ये इलीगल इनकम तो नहीं। सोचो, अगर पैसा साफ है तो वो अपनी वाइफ से क्यों छुपाएगा। हो सकता है पैसा किसी गलत सोर्स से आया हो। यह कमेंट्स पढ़ते ही वेवी का चेहरा थोड़ा पेल पड़ जाता है, जिस पर बगल में खड़ी असिस्टेंट जल्दी से उसे समझाने लगती है, उनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, वो बस रैंडमली गेस कर रहे हैं। डायरेक्टर भी तुरंत बोल पड़ता है, मुझे भी लगता है कि शूजी का पैसा उसी कंपनी से रिलेटेड होगा। उधर लाइव स्ट्रीम में मैं आराम से सोफा पर लेटकर टीवी देख रहा होता हूँ, जैसे दुनिया की कोई टेंशन ही ना हो। तभी अचानक फोन रिंग होता है। मैं मुस्कुराकर कॉल उठाता हूँ। अंकल जांग, आज अचानक मेरी याद कैसे आ गई। दूसरी तरफ से आवाज आती है, अंकल काफी दिनों से तुमसे मिला नहीं, इसलिए सोचा कल साथ में कुछ ड्रिंक्स हो जाएं। जिस पर मैं जोर से हंस पड़ता हूँ। अंकल झांग, अगर आपको मेरा बनाया खाना खाना है तो सीधा बोल दीजिए। यह सुनकर सामने वाला आदमी भी हंसने लगता है। ठीक है, तो मैं कल बिना शर्माए आ जाऊंगा। इसके बाद हम दोनों कुछ देर बातें करते हैं और फिर कॉल खत्म हो जाता है। दूसरी तरफ जियांग नान सिटी के पुलिस ब्यूरो ऑफिस में बैठा झांग जियांगुओ हल्की स्माइल के साथ टीवी पर चल रहा शो डिस्कवरिंग द अदर हाफ देख रहा होता है, जिस पर लाइव स्ट्रीम के फैंस फिर कमेंट्स करने लगते हैं, क्या ये अंकल झांग भी शूजे की किसी हिडन आइडेंटिटी से जुड़ा हुआ है। कहीं ये आदमी फिर कोई बड़ा सीक्रेट रिवील ना कर दे। ये कमेंट्स देखकर वे वी थोड़ा सोचने लगती हैं। फिर वो धीरे से कहती हैं, मैंने कभी किसी अंकल झांग के बारे में नहीं सुना। यह सुनकर साइड में खड़ी असिस्टेंट थोड़ा स्पीलेस हो जाती है। आप आखिर शूजे के कितने दोस्तों को जानती हैं। वे वी थोड़ा सोचती है और जवाब देती है, मैंने उसके कुछ क्लासमेट्स से मुलाकात की थी। 2 साल पहले उसकी क्लास रियूनियन पार्टी में करीब 20 लोगों से मिली थी, लेकिन अब मुझे उनके चेहरे भी ठीक से याद नहीं। असिस्टेंट तुरंत माथा पकड़ लेती है, तो उसके क्लोज फ्रेंड्स में से आप कितनों को जानती हैं। वेवी कुछ सेकंड्स चुप रहती है, फिर धीरे से बोलती है, सिर्फ एक, लेकिन वो अभी अब्रॉड में रहता है। ये कहते ही उसका चेहरा विजिबल कोल्ड पड़ जाता है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि जियांग यू और अभी फोन करने वाला अंकल झांग दोनों ही लोग उसके लिए पूरी तरह स्ट्रेंजर्स थे, लेकिन वो लोग मुझसे काफी क्लोज थे। इसी समय लाइव स्ट्रीम में फिर कमेंट आता है, वीवी, तुम सच में बहुत पिटिफुल हो। तुम्हारे हस्बैंड ने तुमसे सब कुछ छुपाया हुआ है, उसकी आइडेंटिटी, उसका पास्ट और यहाँ तक कि उसके कॉन्टैक्ट्स भी। तुम्हें कुछ नहीं पता। ये कमेंट्स पढ़ते हुए वे वी के अंदर अचानक सैडनेस आने लगती है। वो मन ही मन सोचती है, मैं उसकी वाइफ हूँ, मैंने उसे अपना सब कुछ दिया, फिर भी उसने मुझसे इतनी बातें छुपा कर रखी। देखते ही देखते ऑफिस टाइम खत्म हो जाता है, जिस पर वे वी डायरेक्टर को गुड बाय बोलकर सीधा घर लौट जाती है। लाइव स्ट्रीम बंद होने के बाद छोटी असिस्टेंट थोड़ा हेजिटेट करते हुए डायरेक्टर से कहती है, डायरेक्टर, इस तरह हिडन कैमरा लाइव स्ट्रीम करना प्राइवेसी इश्यू क्रिएट कर सकता है। जैसे आज पहले वाली लड़की भी अनअवेयरली कैमरा में आ गई,
अगर उसने ल्यूज इट कर दिया तो? यह सुनकर डायरेक्टर आराम से हंस पड़ता है। रिलैक्स, प्रोग्राम टीम ने इन चीजों के बारे में पहले से सोचा हुआ है, सब लीगली हैंडल हो जाएगा। असिस्टेंट हल्के से सिर हिलाती है और फिर चुप हो जाती है। अगली सुबह ब्रेकफास्ट करते हुए मैं कैजुअली वे वी से पूछता हूँ, आज दोपहर लंच के लिए घर वापस आओगी क्या? मेरी यह बात सुनते ही वे वी अंदर से स्पीचलेस हो जाती है, क्योंकि उसे पहले से पता था कि मैं यही सवाल पूछूंगा। अगर वो लंच के लिए घर आ गई तो जियांग यू आज घर नहीं आएगी। और ये सोचते ही उसे एहसास होता है कि पिछले कई सालों से हर कुछ दिनों बाद मैं उससे यही सवाल पूछता आया हूँ। गुई वी गुस्से में बोलती है, लेकिन फिर भी शांत होकर याद करने लगती है। दोपहर में वो वापस नहीं आने वाला था, जिस पर मेरे लाइव स्ट्रीम रूम में मौजूद काउंटलेस फैंस इस बात को एनालाइज करना शुरू कर देते हैं। अजीब बात है, आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसे छुपाने की जरूरत पड़ रही है? जिस पर कुछ लोग कहते हैं, अगर कोई नॉर्मल फ्रेंड घर खेलने आता है तो फिर इतनी सीक्रेटरी क्यों रखी जा रही है? यह सुनकर सभी फैंस काफी कंफ्यूज्ड फील करने लगते हैं। वहीं लाइव स्ट्रीम के फ्रेम में मैं फोन पर बात करता हुआ दिखता हूँ। अंकल जांग, आप कितने बजे तक पहुंचेंगे? जिस पर दूसरी तरफ से आवाज आती है, लगभग 10 बजे तक। फिर वो आगे कहते हैं, थोड़ा काम बाकी है, मैनेज हो जाएगा ना? जिसके जवाब में मैं बोलता हूँ, कोई जल्दी नहीं है। कुछ बातें करने के बाद मैं किचन में जाकर खाना बनाने की तैयारी करने लगता हूँ। फिर समय धीरे धीरे 9:30 तक पहुंच जाता है और झांग जियांगो अपना काम खत्म करके ड्राइवर को निकलने के लिए कह देता है। दरअसल कल अपने हायर अप्स से आदेश मिलने के बाद उसने तुरंत फाइंडिंग द अदर हाफ प्रोग्राम की इन्वेस्टिगेशन की थी, जिस पर उसे पता चलता है कि यह पूरी तरह नया शो है। इसके साथ ही शुजे की मिस्ट्री बढ़ाने के लिए हायर अप्स ने खास तौर पर उसे लाइव स्ट्रीम पर मिलने भेजा था, जिस पर डायरेक्टर को शक होने लगता है कि शायद ऊपर वाले लोग एंटरटेनमेंट के जरिए शुजे की आइडेंटिटी पब्लिक करना चाहते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उस पर ध्यान दें। लेकिन फिर वो सोचने लगता है, उन्हें इस प्रोग्राम के बारे में पता कैसे चला और ये लोग शुजे की इतनी इन्वेस्टिगेशन क्यों कर रहे हैं? सबसे अजीब बात यह थी कि शुजे को खुद नहीं पता था कि उसका पूरा प्रोसेस लाइव स्ट्रीम हो रहा है, जिस पर डायरेक्टर के मन में एक और सवाल आता है, क्या हायर अप्स सीक्रेटली शुजे की प्रोटेक्शन कर रहे हैं? लेकिन अगले ही पल उसे यह बात थोड़ी अनरियलिस्टिक लगने लगती है। कुछ देर बाद झांग जियांगू वहां पहुंचता है। नीचे खड़ी ब्लैक रिले वैन को देखकर वो जल्दी से ऊपर चला जाता है, जिसके थोड़ी देर बाद ही वो लाइव स्ट्रीम फ्रेम में दिखाई देने लगता है। वो हंसते हुए कहता है, आजकल बहुत बिजी हूँ, काफी समय से यहाँ फ्री में खाना खाने नहीं आया। फिर वो आगे मजाक में बोलता है, जिस दिन रिटायरमेंट हो जाएगी और मैं पुलिस ब्यूरो का चीफ नहीं रहूंगा, उस दिन से रोज यहाँ खाने आ जाऊंगा। उसकी ये बात सुनते ही पूरा लाइव स्ट्रीम रूम एक्सप्लोड हो जाता है। कमेंट्स इतनी तेजी से आने लगती हैं कि स्क्रीन भर जाती है। क्या ये अंकल झांग सच में पुलिस ब्यूरो चीफ हैं? वहीं टेक्निकल रूम में मौजूद डायरेक्टर के माथे पर पसीना आने लगता है, क्योंकि बिना परमिशन किसी का लाइव स्ट्रीम करना इलीगल होता है। हालांकि प्रोग्राम टीम ने पहले से इस पॉसिबिलिटी के बारे में सोचा था। उनका प्लान था कि जरूरत पड़ने पर पैसे देकर मामला सेटल कर देंगे, लेकिन अभी की सिचुएशन देखकर डायरेक्टर समझ जाता है कि शायद अब पैसे भी काम नहीं आएंगे, जिस पर लाइव स्ट्रीम के व्यूअर्स तुरंत बोलने लगते हैं, इनकी आइडेंटिटी चेक करना मुश्किल नहीं है, ऐसे लोगों की इन्फॉर्मेशन पब्लिक होती है, इंटरनेट पर सर्च करते ही पता चल जाएगा। यह सुनते ही डायरेक्टर भी तुरंत ऑनलाइन सर्च करता है। वहां उसे झांग जियांगो की फोटो और डिटेल्स दोनों मिल जाती हैं, जिस पर वो लाइव स्ट्रीम में बैठे अंकल झांग को और इंटरनेट वाली फोटो को बार बार कंपेयर करने लगता है। अगले ही पल उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। ये तो असली वाला चीफ निकला। अब डायरेक्टर के अंदर पैनिक बढ़ने लगता है। उसे समझ नहीं आता कि एक सिंपल प्रोग्रामर कहे जाने वाला शुजे आखिर इतनी बड़ी हस्ती को कैसे जानता है। वहीं दूसरी तरफ नुई वी भी पूरी तरह शॉक्ड बैठी रहती है। उसे कुछ समझ नहीं आता। उसे लगने लगता है कि उसका हस्बैंड धीरे धीरे उसके लिए अजनबी बनता जा रहा है। उसी समय लाइव स्ट्रीम में मैं खाना बनाकर टेबल पर रख देता हूँ और बोलता हूँ, अंकल जांग, आगे से अगर आपको मेरा बनाया खाना खाना है तो आपको इंपीरियल कैपिटल तक आना पड़ेगा। जिस पर झांग जियांगू खाना खाते खाते रुक जाता है और पूछता है, क्या तुम इंपीरियल कैपिटल शिफ्ट होने वाले हो? फिर वो आगे पूछता है, हर साल वापस आओगे ना? मैं सिर हिलाकर जवाब देता हूँ, लेकिन झांग जियांगू कंफ्यूज्ड होकर पूछता है, अचानक इंपीरियल कैपिटल क्यों जा रहे हो? यहाँ सब कुछ तो अच्छा है। जिस पर मैं सिर्फ हल्की सी स्माइल देता हूँ और ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करता, क्योंकि असल में झांग जियांगू भी मेरी पूरी आइडेंटिटी नहीं जानता था। दरअसल अगले महीने मेरी असली आइडेंटिटी पब्लिक होने वाली थी, जिसके बाद बहुत ज्यादा चांस था कि मुझे कैपिटल में शिफ्ट होना पड़े, क्योंकि मेरे हाथ में मौजूद चीजों पर कई देशों की नजर थी। अगर मैं जियांगनान सिटी में ही रहता तो फैमिली खतरे में पड़ सकती थी। जिस पर लाइव स्ट्रीम कमेंट्स फिर तेजी से आने लगते हैं, शुजे अगले महीने कैपिटल शिफ्ट होने वाला है, वहां तो जमीन सोने से भी महंगी होती है, एक बड़ा घर खरीदने के लिए करोड़ों लग जाएंगे। यह सुनकर असिस्टेंट खुद को रोक नहीं पाती और nguई वी से पूछती है, सिस्टर वी, क्या आप लोग सच में कैपिटल शिफ्ट होने वाले हो? लेकिन nguई वी अभी भी पूरी तरह ब्लैंक बैठी रहती है, क्योंकि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसे लगने लगता है कि क्या ये सच में वही आदमी है जिससे उसने शादी की थी। वहीं दूसरी तरफ झांग जियांगुओ मेरे बनाए डिशेस खाते हुए कहता है, तुम्हारा कुकिंग स्किल उन सभी लोगों से बेहतर है जिन्हें मैंने आज तक देखा है। बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स भी तुम्हारे सामने कुछ नहीं है।
अगर तुम शेफ बन जाओ तो महीने के 50 मिलियन आसानी से कमा लोगे। जिस पर मैं हंसते हुए जवाब देता हूँ, शेफ का काम बहुत टायरिंग होता है, मैं अपनी वाइफ के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। इतने सालों से मैं विववी के साथ बिताए मोमेंट्स को बहुत एंजॉय कर रहा हूँ, लेकिन अब आइडेंटिटी पब्लिक होने वाली है, इसलिए मुझे फिर से काम में लगना पड़ेगा। यह सुनकर झांग जियांगो मुस्कुराता है और पूछता है, क्या तुम्हारी वाइफ को तुम्हारे पास्ट के बारे में कुछ पता नहीं? मैं सिर हिलाकर जवाब देता हूँ, जिस पर वो हंसते हुए कहता है, तुमने बहुत अच्छे से छुपाया है। फिर मैं बोलता हूँ, मेरी वाइफ थोड़ी इमोशनल है, वो मुझ पर बिना किसी कंडीशन के भरोसा करती है। जिस पर झांग जियांगो हंसकर कहता है, अगर nguiवी को पता चले कि तुम नेशनल टॉप स्कोरर रह चुके हो और डाओ एकेडमी के ऑनरी प्रोफेसर भी हो, तो वो शौक होकर गिर नहीं जाएगी? मैं कैजुअली जवाब देता हूँ, ये दोनों टाइटल्स कोई बड़ी बात नहीं है। जिस पर झांग जियांगो तुरंत बोल पड़ता है, इतने बड़े टाइटल्स भी तुम्हारे लिए नॉर्मल है? फिर वो आगे कहता है, हालांकि तुम्हारी दूसरी आइडेंटिटीज के सामने ये सच में छोटी लगती हैं। अचानक उसे कुछ याद आता है, जिस पर वो गंभीर होकर पूछता है, क्या तुम अपनी वाइफ से ये सब जिंदगी भर छुपाने वाले हो? मैं सिर हिलाते हुए कहता हूँ, नहीं, अगले महीने मैं उसे सब सच बता दूंगा। यह सुनकर झांग जियांगुओ की आंखों में कंफ्यूजन दिखाई देने लगता है, क्योंकि 4 साल पहले उसने पर्सनली एक कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट साइन किया था, जिसमें साफ लिखा था कि इस यंग मैन की आइडेंटिटी किसी को नहीं बताई जाएगी। उस समय भी वो समझ नहीं पाया था कि आखिर इस लड़के की आइडेंटिटी इतनी सीक्रेट क्यों रखी जा रही है। खाना खत्म होने के बाद झेंग जियांगुओ मेरे कंधे पर हाथ रखकर हंसते हुए कहता है, किड, हमें जानते हुए पूरे 10 साल हो गए हैं, अगर कभी किसी मदद की जरूरत पड़े तो बेझिझक कहना। इसके बाद जैसे ही अंकल झांग वहां से जाता है, लाइव स्ट्रीम फिर से नॉइजी हो जाता है। सभी व्यूअर्स एक्साइटमेंट में बातें करने लगते हैं। तो चीफ शुजे को इसलिए जानते हैं क्योंकि वो नेशनल टॉप स्कोरर था, लेकिन चीफ की बातों से साफ लग रहा था कि शुजे की कोई और भी आइडेंटिटी है। जिस पर कुछ लोग क्यूरियोसिटी में लिखने लगते हैं, आखिर वो दूसरी आइडेंटिटी क्या है? वहीं दूसरी तरफ कंट्रोल वैन में बैठा डायरेक्टर पैनिक में सोचता रहता है कि क्या उसे झांग जियांगू को रोककर माफी मांगनी चाहिए या नहीं। काफी देर तक स्ट्रगल करने के बाद वो आखिर इन्वेस्टर को कॉल लगा देता है, लेकिन डायरेक्टर अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता। उससे पहले ही दूसरी तरफ से आवाज आती है, मैं सब समझ गया हूँ, तुम बस अपना काम सही से करो, बाकी चीजें मैं हैंडल कर लूंगा। कॉल खत्म होने के बाद ही डायरेक्टर राहत की सांस लेता है। वहीं कंट्रोल रूम में बैठी nguiवी लगातार स्क्रीन की तरफ देखती रहती है, लेकिन जितना ज्यादा वो देखती है उतना ही ज्यादा कंफ्यूज्ड होती जाती है। उधर लाइव स्ट्रीम फ्रेम में मैं सोफा पर लेटकर टीवी देख रहा होता हूँ, लेकिन कुछ देर बाद मुझे बोर्डम फील होने लगता है। बाहर जाकर घूमने का भी कोई खास मन नहीं होता। वैसे भी मेरी स्पेशल आइडेंटिटी की वजह से हमेशा कुछ लोग सीक्रेटली 24 घंटे प्रोटेक्शन में लगे रहते हैं। तभी अचानक फोन रिंग होने लगता है, जिस पर मैं तुरंत कॉल रिसीव करता हूँ। दूसरी तरफ जियांग लाओ की आवाज आती है। वो हंसते हुए कहते हैं, मेरी ग्रैंडडॉटर बोल रही थी कि तुम्हारी जगह का सीनरी काफी अच्छा है, इसलिए मैंने सोचा कल वहां घूमने आ जाऊं और पहले तुम्हारे घर आकर कुछ ड्रिंक्स भी हो जाएं। यह सुनकर मैं हेल्पलेस होकर मुस्कुराने लगता हूँ। मन ही मन सोचता हूँ, लो, एक और इंसान फ्री में खाना खाने आने वाला है। जिस पर लाइव स्ट्रीम रूम में मौजूद नेटिजन्स लगातार कमेंट्स करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें दूसरी तरफ की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन उन्होंने इतना जरूर सुन लिया था कि शुजे किसी को एयरपोर्ट से लेने जाने वाला है। जिस पर सभी स्पेकुलेट करने लगते हैं, क्या इस बार भी कोई बड़ा आदमी आने वाला है? वहीं टेक्निकल रूम में बैठी nguiवी फिर से कंफ्यूज्ड हो जाती है, क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि आखिर घर पर बार बार इतने मिस्टीरियस लोग क्यों आ रहे हैं। अगली सुबह यूजुअल क्वेश्चन आंसर सेशन के बाद nguiवी उदास चेहरे के साथ घर से निकलती है। लिफ्ट में खड़ी होकर उसके दिल में अजीब सा डिस्कम्फर्ट फील होने लगता है। हालांकि उसने पहले से मेंटली प्रिपेयर किया हुआ था, लेकिन फिर भी उसके दिल में हल्की तकलीफ होती है। सुबह 10 बजे जियांगनान एयरपोर्ट के हॉल में एक बूढ़ा आदमी ट्रेडिशनल आउटफिट पहने दिखाई देता है। उसका पूरा ऑरा बेहद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगता है। उसी समय एक खूबसूरत लड़की तेजी से उनकी तरफ दौड़ती हुई आती है, जिस पर बूढ़ा आदमी उसे देखकर हंसते हुए बोलता है, तुम जियांगनान सिटी आए हुए लगभग 5 दिन हो गए हैं ना? इन दिनों फिर से शुजे के घर फ्री में खाना खाने जाती रही हो क्या? यह सुनकर लड़की स्पीचलेस हो जाती है और तुरंत बोलती है, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस एक बार खाने गई थी। फिर वो आगे कहती है, लेकिन अचानक उनकी वाइफ घर लौट आई थी। मैं इतनी डर गई कि खाना भी पूरा नहीं खाया और लंच बॉक्स उठाकर भाग गई। उसकी बात सुनकर बूढ़ा आदमी जोर से हंसने लगता है। फिर वो बोलता है, चलो चलो, अब शुजे के घर चलते हैं, इस वक्त वो जरूर किचन में बिजी होगा। यह सुनकर लड़की और भी हेल्पलेस हो जाती है। फिर वो शिकायत करते हुए बोलती है, ग्रैंडपा, आपने पहले क्यों नहीं बताया? मैंने तो पहले से रेस्टोरेंट बुकिंग कर रखी है, मेरे दोस्त भी वहां वेट कर रहे हैं। उधर लाइव स्ट्रीम रूम में बैठे फैंस बोर्डम में लगातार कमेंट्स स्पैम कर रहे होते हैं, गेस्ट अभी तक क्यों नहीं आया, जल्दी करो। इंतजार करते करते फूल भी मुरझा गए, क्योंकि सुबह से वो सिर्फ शुजे को खाना बनाते देख रहे थे। सभी बस यही जानना चाहते थे कि आज आने वाला गेस्ट आखिर कौन है। जिस पर डायरेक्टर हंसते हुए बोलता है,
सब लोग थोड़ा और वेट करो, 11 बजने वाले हैं, शायद वो लोग पहुंचने ही वाले हैं। तभी अचानक डोरबेल बजती है। ये आवाज सुनते ही लाइव स्ट्रीम रूम में एक्साइटमेंट एक्सप्लोड हो जाती है। अगले ही पल सभी देखते हैं कि मैं किचन से बाहर निकलता हूँ, जिस पर कमेंट्स की बाढ़ आ जाती है। फाइनली मैं सुबह 8 बजे से वेट कर रहा हूँ। वहीं टेक्निकल रूम में बैठे सभी लोग भी इंस्टेंटली एक्साइटेड हो जाते हैं। सभी की नजर लाइव स्ट्रीम स्क्रीन पर टिक जाती है। दरवाजे के बाहर एक मिडिल एज्ड आदमी खड़ा होता है, जिसे देखकर साफ पता चलता है कि वो कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं है। जिस पर मैं उसे देखकर बोलता हूँ, प्रोफेसर जांग, काफी समय बाद मुलाकात हो रही है। मुझे देखते ही जांग यू के चेहरे पर तुरंत रिस्पेक्ट दिखाई देने लगता है। यह देखकर लाइव स्ट्रीम रूम के व्यूअर्स शॉक्ड हो जाते हैं। ये आदमी तो किसी सक्सेसफुल बिजनेसमैन जैसा लग रहा है, लेकिन शूजे के सामने इतना रिस्पेक्टफुल क्यों बिहेव कर रहा है? वहीं कंट्रोल रूम में डायरेक्टर उस मिडिल एज्ड आदमी को ध्यान से देखता है। उसे चेहरा काफी फेमिलियर लगता है, लेकिन वो याद नहीं कर पाता कि आखिर उसे कहाँ देखा है। दूसरी तरफ एनगुई वी भी क्यूरियोसिटी के साथ स्क्रीन देखती रहती है। उसे लगने लगता है कि यह आदमी उसके हस्बैंड के सामने ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे कोई सबॉर्डिनेट अपने बॉस के सामने खड़ा हो। उधर मैं जांग यू का ऐसा बिहेवियर देखकर हेल्पलेस फील करता हूँ। फिर मैं उससे कहता हूँ, आप ऐसा मत किया करो। आप मुझसे पूरे 20 साल बड़े हो, ऊपर से हजारों एम्प्लॉयज वाले ग्रुप के चेयरमैन भी हो, फिर भी हर बार इतने फॉर्मल क्यों रहते हो? मेरी यह बात सुनते ही लाइव स्ट्रीम रूम एक्सप्लोड हो जाता है। असिस्टेंट भी शॉक में स्क्रीन की तरफ देखने लगती है। आखिर ऐसा कौन सा प्रोफेसर है जिसके सामने एक बड़े ग्रुप का चेयरमैन इतना रिस्पेक्ट दिखा रहा है? वहीं इन गुईवी के दिल में भी जोरदार हलचल मच जाती है। उसे पहले से पता था कि उसका हस्बैंड मिस्टीरियस है, लेकिन अपनी आंखों से एक चेयरमैन को शूजे के सामने इतना हम्बल होते देखकर उसका दिल बुरी तरह हिल जाता है। उधर लाइव स्ट्रीम फ्रेम में झांग यू का एक्सप्रेशन अभी भी बेहद रिस्पेक्टफुल रहता है। उसकी नजरों में शुजे के लिए डीप एडमिरेशन साफ दिखाई देता है, क्योंकि उसके दिल में शुजे सिर्फ एडमिरेशन का पात्र नहीं था, बल्कि उसके पूरे फैमिली का सेवियर था। 4 साल पहले उसकी बेटी को कैंसर हो गया था। डॉक्टर्स ने साफ कह दिया था कि वो 1 साल से ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएगी। एक फादर होने के बावजूद वो अपनी बेटी को सफरिंग में देखकर कुछ नहीं कर पा रहा था। उस समय वो पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन तभी उसे एक न्यूज सुनने को मिली जिसने उसके अंदर उम्मीद जगा दी। उसे पता चला कि एक मेडिकल एक्सपेरिमेंट चल रहा है, जिसमें 100 कैंसर पेशेंट्स पर नई मेडिसिन टेस्ट की जा रही है, जिस पर वो तुरंत अपनी बेटी को उस एक्सपेरिमेंट में शामिल करवा देता है। फिर ट्रीटमेंट शुरू होने के बाद एक मिरेकल होता है। उसकी बेटी की हालत तेजी से इंप्रूव होने लगती है। सिर्फ आधे महीने के अंदर उसके शरीर से कैंसर सेल्स पूरी तरह खत्म हो जाते हैं। इसके बाद ही उसे पता चलता है कि कैंसर को कन्वर्ट करने वाला इंसान शुजे था, और मास प्रोडक्शन वाली कैंसर मेडिसिन भी उसी की कंपनी में बनाई जा रही थी। उसी दिन से जांग यू मेरे कांटेक्ट में रहने लगता है। फिर वो मेरी तरफ गंभीर नजरों से देखकर कहता है, प्रोफेसर शू, मेरी बेटी की जान बचाने के लिए आपका धन्यवाद। जिस पर मैं हेल्पलेस होकर जवाब देता हूँ, हर बार मिलने पर आप मुझे थैंक्स क्यों बोलते हो? लेकिन झांग यू गंभीर आवाज में कहता है, अगर उस वक्त आपने कैंसर कंकूर नहीं किया होता तो मेरी बेटी 3 साल पहले ही मर चुकी होती। आपने मेरी बेटी को बचाया है। आप हमारे पूरे परिवार के बेनिफैक्टर हो। उसकी यह बात सुनते ही लाइव स्ट्रीम रूम में हड़कंप मच जाता है। क्या कैंसर क्योर? ये सच है या फेक? फैंस को यकीन ही नहीं होता, क्योंकि उन्हें याद आता है कि 4 साल पहले पूरी दुनिया में एक शॉकिंग न्यूज फैली थी। कैंसर को पूरी तरह कन्वर्ट कर लिया गया है, और सबसे शॉकिंग बात यह थी कि यह क्योर हर तरह के कैंसर पर काम करता था। जब यह खबर सामने आई थी तब पूरी दुनिया हिल गई थी। खासकर हुआशिया के लोग बेहद प्राउड फील कर रहे थे, क्योंकि कैंसर क्योर डिस्कवर करने वाला इंसान हुआशिया का था। लेकिन उस समय सबसे बड़ी मिस्ट्री यही थी कि आखिर वो जीनियस साइंटिस्ट कौन था। उसकी आइडेंटिटी कभी पब्लिक नहीं की गई थी, और अब अचानक उनसे कहा जा रहा था कि वो इंसान शुजे है, जिस पर किसी को यकीन नहीं हो रहा था। वहीं गुईवी पूरी तरह स्टंट बैठी रहती है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, क्या मेरे हस्बैंड ने सच में कैंसर क्योर बनाया है? उसे समझ नहीं आता कि उसे इस बारे में कुछ भी क्यों नहीं पता था। जिस पर लाइव स्ट्रीम कमेंट्स लगातार फ्लड होने लगते हैं। कई लोग शक करने लगते हैं कि शायद प्रोग्राम टीम ने यह सब स्क्रिप्टेड किया है, लेकिन डायरेक्टर तुरंत छाती ठोक कर बोलता है, सब लोग आराम से रहो, हमने कोई एक्टर हायर नहीं किया है। फिर वो आगे कहता है, हमारी प्रोग्राम टीम में इतनी कैपेबिलिटी ही नहीं है कि पुलिस ब्यूरो चीफ जैसे आदमी को बुला सके। यह सुनकर फैंस भी सोच में पड़ जाते हैं, क्योंकि डायरेक्टर की बात सच लग रही थी। जिस पर कई लोग लिखने लगते हैं, तो क्या अब कंफर्म हो गया कि कैंसर क्योर शुजे ने ही बनाया था? उधर मैं झांग यू की बातें सुनकर हेल्पलेस स्माइल देता हूँ और कहता हूँ, मैं एक साइंटिस्ट हूँ, रिसर्च करना ही मेरा प्रोफेशनल काम है। ट्रोंग वो अब भी गंभीर चेहरे के साथ कहता है, चाहे कुछ भी हो, आप मेरे बेनिफैक्टर हो। जिस पर तू ट्रैच हाथ हिलाते हुए बोलता है, अब इस बारे में बात मत करो, बैठकर आराम से बातें करते हैं। इसके बाद मैं 2 कप गर्म चाय बनाकर दोनों के सामने रखता हूँ। फिर मुस्कुराते हुए जियांग लाओ से पूछता हूँ, अंकल इस बार कितने दिन रुकने का प्लान है? जिस पर जियांग लाओ चाय की एक सिप लेते हैं और आराम से कहते हैं, शायद 3 दिन और रुकूंगा। वैसे भी अभी मैं डाओ एकेडमी का प्रिंसिपल हूँ। रिटायरमेंट के बाद तो जहां मन करेगा वहां घूमता रहूंगा। उनकी यह बात सुनते ही पूरा लाइव स्ट्रीम रूम अचानक शांत पड़ जाता है, क्योंकि किसी को भी उनकी बात पर तुरंत यकीन नहीं होता।
था। वहीं टेक्निकल रूम में बैठा डायरेक्टर तो पूरी तरह स्टंट रह जाता है। उसके दिल में डर बैठने लगता है, क्योंकि अगर यह इंसान सच में डाउ एकेडमी का प्रिंसिपल निकला तो उसका करियर खत्म हो सकता था। बिना परमिशन इतने बड़े आदमी को लाइव स्ट्रीम करना कोई छोटी बात नहीं थी, जिस पर अगले ही पल डायरेक्टर तेजी से कंप्यूटर की तरफ भागता है और तुरंत सर्च करना शुरू कर देता है। सिर्फ डायरेक्टर ही नहीं, काउंटलेस फैंस भी इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन ढूंढने लगते हैं। क्योंकि यह सारी डिटेल्स पब्लिक थी, इसलिए ज्यादा मुश्किल नहीं होती। आधे मिनट के अंदर ही सभी लोग रिजल्ट देखकर कांप उठते हैं, क्योंकि यह बूढ़ा आदमी सच में डाउ एकेडमी का प्रिंसिपल था। यह देखकर असिस्टेंट भी पूरी तरह शॉक्ड रह जाती है। उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि वो अपनी जिंदगी में इतने बड़े आदमी का लाइव स्ट्रीम देख पाएगी। वहीं nguyi भी इंस्टिंक्टिवली अपना मुंह ढक लेती है, क्योंकि उसे यकीन नहीं होता कि डाउ एकेडमी जैसा बड़ा प्रिंसिपल उसके हस्बैंड के साथ इतने कैजुअली बातें कर रहा है। लेकिन डायरेक्टर की हालत बाकी लोगों से भी ज्यादा खराब हो चुकी थी, क्योंकि पहले ही अंकल जांग उसे डराने के लिए काफी थे और अब यह प्रिंसिपल वाला मामला सामने आ गया था, जिस पर डायरेक्टर कांपते हुए तुरंत इन्वेस्टर को फोन करता है। उसकी आवाज डर से लड़खड़ाने लगती है, लेकिन वो अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही दूसरी तरफ से आवाज आती है, मुझे सब पता है, लाइव स्ट्रीम कंटिन्यू रखो। यह सुनकर डायरेक्टर राहत की सांस लेता है, लेकिन फिर भी डरते हुए पूछता है, सच में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? जिस पर दूसरी तरफ से शांत आवाज आती है, मैंने कहा ना, सब ठीक है, ज्यादा मत सोचो। उधर लाइव स्ट्रीम फ्रेम में हम लोग खाना खाते हुए कैजुअली बातें कर रहे होते हैं। तभी अचानक ट्रोंग वू खड़ा हो जाता है। वो वाइन ग्लास उठाकर मेरी तरफ देखता है और गंभीर आवाज कहता है, प्रोफेसर शू, मेरी बेटी की जान बचाने के लिए एक बार फिर आपका धन्यवाद। मैं आपको टोस्ट करता हूँ। जिस पर मैं हेल्पलेस होकर खड़ा होता हूँ और उसके साथ ग्लास टकराता हूँ। फिर मैं हंसते हुए उससे कहता हूँ, इन सालों में मैंने भी आपको काफी परेशान किया है। बार बार आपको मेरी वाइफ से बातें छुपाने के लिए कोऑपरेट करना पड़ा। मेरी बात सुनकर ट्रोंग वू हंसने लगता है। वहीं लाइव स्ट्रीम रूम में बैठे व्यूअर्स अचानक रियलाइज करने लगते हैं। उन्हें याद आता है कि पहले शूजे किसी मिस्टीरियस चेयरमैन के साथ वीचैट पर चैट करता दिखाई दिया था। अब सब समझ जाते हैं कि वो इंसान यही मिडिल एज्ड चेयरमैन था। जिस पर सभी कमेंट्स करने लगते हैं, हे भगवान, nguyi को पूरे 5 साल तक बेवकूफ बनाया गया। वहीं कंट्रोल रूम में बैठी nguyi पूरी तरह ब्लैंक हो चुकी थी, क्योंकि अब उसे पता चलता है कि पिछले 5 सालों से उसका हस्बैंड सीक्रेटली इस चेयरमैन से कांटेक्ट में था। उसके दिल में अजीब सा शॉक बैठ जाता है। उधर लाइव स्ट्रीम में मैं ट्रोंग वू से पूछता हूँ, तो क्या आप और जियांग लाओ 3 दिन तक जियांगनान सिटी में रुकने वाले हो? जिस पर ट्रोंग वू सिर हिलाकर कहता है, नहीं, मुझे कल दोपहर वापस जाना होगा, कंपनी में बहुत काम बाकी है। फिर वो आगे कहता है, जिस दिन मैं डोंगशिया ग्रुप के चेयरमैन पद से रिजाइन कर दूंगा, उस दिन मैं अक्सर आपसे मिलने आ पाऊंगा। उसकी यह बात सुनते ही फैंस फिर से क्यूरियस हो जाते हैं, क्योंकि जांग लाओ की आइडेंटिटी पहले ही रिवील हो चुकी थी, लेकिन ट्रोंग वू की आइडेंटिटी अभी तक क्लियर नहीं हुई थी। जिस पर सभी लोग तुरंत इंटरनेट पर सर्च करने लगते हैं। वहीं डायरेक्टर भी कांपते हाथों से कीबोर्ड पर टाइपिंग शुरू कर देता है। उसके दिल में सिर्फ एक ही प्रेयर चल रही थी, भगवान, इस बार कोई बड़ा आदमी मत निकलना। लेकिन 30 सेकंड्स बाद उसका चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ जाता है, क्योंकि डोंगशिया फार्मास्यूटिकल ग्रुप के चेयरमैन का नाम सच में ट्रोंग वू था। ऊपर से इंटरनेट पर उसकी फोटो भी मौजूद थी, जिस पर डायरेक्टर का पूरा शरीर कांपने लगता है, क्योंकि यह फिर से एक टॉप लेवल बिग शॉट निकलता है। अब उसे लगने लगता है कि उसकी किस्मत सच में खराब है। वो सिर्फ एक सिंपल रियलिटी प्रोग्राम बनाना चाहता था, लेकिन यहाँ जिन लोगों से उसका सामना हो रहा था, वो सब ऐसे लोग थे जिन्हें ऑफेंड करने की उसकी हैसियत नहीं थी। हालांकि उसे याद आता है कि इन्वेस्टर खुद लगातार लाइव स्ट्रीम देख रहा है। अगर कोई प्रॉब्लम होती तो वो अब तक कॉल कर चुका होता। ये सोचकर उसका डर थोड़ा कम हो जाता है। उधर असिस्टेंट और nguyi भी इंटरनेट पर प्राइवेट मैसेजेस पढ़ रही होती हैं। दोनों के चेहरे पर शॉक साफ दिखाई देता है, क्योंकि अब तक शुजे से मिलने आने वाले सभी लोग टॉप लेवल फिगर्स निकल रहे थे। असिस्टेंट धीरे से कहती है, तो वो कैंसर मेडिसिन सच में वही है जो 4 साल पहले रिलीज हुई थी? जिस पर लाइव स्ट्रीम रूम के व्यूअर्स भी रियलाइज कर लेते हैं। अब सभी के दिल में जोरदार हलचल मच जाती है, क्योंकि इसका मतलब साफ था, कैंसर को सच में शुजे ने कन्वर्ट किया था। फैंस लगातार शॉक्ड होकर कमेंट्स करने लगते हैं। 4 साल पहले वैक्सीन और कैंसर मेडिसिन दोनों दुनिया को हिला चुके थे। उस वक्त छू, जो सिर्फ 24 साल का था, यह इंसान आखिर कितना मॉन्स्टर लेवल जीनियस है। वहीं nguyi भी पूरी तरह स्टंड हो चुकी थी। उसे अब समझ आने लगता है कि उसका हस्बैंड कितना टेरिफाइंगली टैलेंटेड इंसान है। उधर लाइव स्ट्रीम फ्रेम में हम तीनों बातें करते रहते हैं। जियांग लाओ मेरी तरफ एडमिरेशन भरी नजरों से देखते हैं। फिर वो लगातार मेरी तारीफ करते हुए कहते हैं, मैंने आधी जिंदगी गुजार दी, लेकिन तुम्हारे जैसा यंग जीनियस पहली बार देखा है। सिर्फ 24 साल की उम्र में कैंसर कंकूर कर देना कोई साधारण बात नहीं है। फिर वो आगे कहते हैं, आजकल तुम्हारी उम्र के लोग रिसर्च में इतना फोकस नहीं करते। जिस पर मैं हल्के से सिर हिलाकर जवाब देता हूँ, हर इंसान का सपना अलग होता है। फिर मैं आगे कहता हूँ, कुछ लोग बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, कुछ लोग फेम चाहते हैं, जबकि कुछ लोग रिसर्च इंस्टीट्यूट में शांत जिंदगी बिताना पसंद करते हैं। मेरी उम्र के कुछ लोग अब भी सिंसियरली रिसर्च कर रहे हैं। यह सुनकर जियांग लाओ सिर हिलाते हैं।
फिर वो क्यूरियस होकर पूछते हैं, तो तुम्हारा सपना क्या है? जिस पर मैं हल्की स्माइल देता हूँ, लेकिन अगले ही पल मेरा एक्सप्रेशन गंभीर हो जाता है, मेरी आवाज भी फर्म हो जाती है। मेरा सपना बहुत सिंपल है। फिर मैं आगे कहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि हर इंसान बीमारी का इलाज करा सके। मैं चाहता हूँ कि ह्यूमैनिटी अब बीमारी की वजह से सफरिंग ना झेले। इतना बोलते बोलते मैं अचानक अवश्य मेरे से मैं अचानक रुक जाता हूँ, क्योंकि आगे की बातें मैं जियांग लाओ और ट्रुओंग वू को नहीं बता सकता था। उन्हें सिर्फ इतना पता था कि मैंने कैंसर कंकूर किया है, लेकिन मेरे दूसरे रिसर्च अचीवमेंट्स के बारे में उन्हें कुछ नहीं मालूम था, और हायर अप्स की परमिशन के बिना मैं उन सीक्रेट्स का खुलासा नहीं कर सकता था। मेरी बातें सुनने के बाद जियांग लाओ और ट्रुओंग वू दोनों का एक्सप्रेशन गंभीर हो जाता है। उनकी आंखों में मेरे लिए और भी ज्यादा रिस्पेक्ट दिखाई देने लगता है, क्योंकि आज के दौर में ऐसे लोग बहुत कम थे जो ह्यूमैनिटी को बीमारी से मुक्त करने का सपना लेकर रिसर्च कर रहे थे। उसी पल उनके दिल में मेरी इमेज पहले से कहीं ज्यादा महान बन जाती है। आखिर आजकल ज्यादातर कैपिटलिस्ट लोग रिसर्च सिर्फ पैसे कमाने के लिए करते हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग तो इतने ग्रीडी होते हैं कि वो जल्दी ठीक करने वाली मेडिसिन बनाने के बजाय ऐसी मेडिसिन बनाते हैं जिसे लंबे समय तक खाना पड़े और इफेक्ट भी धीरे धीरे आए, क्योंकि उन कैपिटलिस्ट्स के लिए इंसानों की जान से ज्यादा इंपॉर्टेंट सिर्फ पैसा होता है। लाइव स्ट्रीम रूम में ऑनलाइन व्यूअर्स की संख्या अब 7 लाख तक पहुंच चुकी थी, और जैसे ही सभी लोग मेरी बातें सुनते हैं, उनके दिल में अचानक रिस्पेक्ट पैदा होने लगता है। कई लोग अंदर से सच में मुझे एडमायर करने लगते हैं। यहाँ तक कि कुछ व्यूअर्स ऐसे भी थे जो पहले ब्लाइंडली सेलिब्रिटीज को फॉलो करते थे, लेकिन अब उन्हें अपने पुराने एक्शंस पर शर्म आने लगती है, जिस पर वो सोचने लगते हैं, हम आखिर इतने सालों तक एक्टर्स और स्टार्स के पीछे क्यों भागते रहे, क्योंकि उनके सामने अब एक ऐसा इंसान था जो चुपचाप ह्यूमैनिटी के लिए रिसर्च कर रहा था, और वही इंसान असल में आइडल बनने लायक था। उधर टेक्निकल रूम में बैठी असिस्टेंट भी पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। फिर वो गुईवी की तरफ देखकर कहती है, सिस्टर वी, आपको प्रोफेसर शू का बहुत अच्छे से ख्याल रखना चाहिए ताकि वो आराम से रिसर्च कर सकें। उसकी बात सुनकर डायरेक्टर भी तुरंत सिर हिलाता है और बोलता है, सही कहा, प्रोफेसर शू जैसे लोगों को एक अच्छी वाइफ की जरूरत होती है, तभी वो बिना टेंशन के काम कर पाएंगे। यह सुनकर लाइव स्ट्रीम रूम के फैंस भी लगातार कमेंट्स भेजने लगते हैं। सभी लोग एनगुई को सपोर्ट करने लगते हैं, जिस पर एनगुई कमेंट्स देखकर स्पीचलेस हो जाती है, क्योंकि ओरिजिनली उसने सोचा था कि आज रात वो अपने मिस्टीरियस हस्बैंड की अच्छे से केयर करेगी, लेकिन अब जब हर कोई यही बात बोल रहा था तो उसे थोड़ा अजीब फील होने लगता है। फिर वो कमेंट्स की तरफ देखकर मुस्कुराती है और कहती है, आप लोग टेंशन मत लो, अगर आप लोग कुछ ना भी कहते तब भी मैं अपने हस्बैंड का अच्छे से ख्याल रखती। लेकिन इसी बीच कुछ लोग सीक्रेटली फोन कॉल्स भी कर रहे होते हैं। एक आदमी धीरे से बोलता है, हुलौसन, मुझे पता चल गया कि कैंसर कंकूर करने वाला इंसान कौन है। जिस पर दूसरी तरफ मौजूद फॉरेन आदमी तुरंत एक्साइटेड होकर पूछता है, कौन? फोन करने वाले आदमी के होंठ हल्के से ऊपर उठते हैं और 1 मिनट के अंदर ही उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होने का नोटिफिकेशन आ जाता है। इसके बाद वो हंसते हुए कहता है, उसका नाम शूजे है, उम्र 28 साल, सुझाव प्रांत में रहता है। तुम शॉर्ट वीडियो ऐप पर जाकर फाइंडिंग द अदर हाफ लाइव स्ट्रीम सर्च कर लो। लेकिन यह सुनते ही दूसरी तरफ वाला आदमी कोल्ड आवाज में बोलता है, 28 साल? क्या तुम मुझे बेवकूफ समझ रहे हो? इतनी कम उम्र में कोई कैंसर कंकूर कर सकता है? जिस पर वह आदमी कामली जवाब देता है, मैं सच बोल रहा हूँ, भरोसा नहीं है तो खुद जाकर देख लो। इतना बोलकर वो कॉल काट देता है। उधर लाइव स्ट्रीम रूम में 7 लाख व्यूअर्स लगातार रिस्पेक्ट वाले कमेंट्स स्पैम कर रहे होते हैं, लेकिन जहां काउंटलेस फैंस इमोशनल हो रहे थे, वहीं दूसरी तरफ कुछ फॉरेन ऑर्गेनाइजेशंस के हिडन कॉन्टैक्ट्स लगातार फोन कॉल्स कर रहे थे, और ज्यादा समय नहीं बीतता कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों से सीक्रेट ऑनर्डर्स पास होने लगते हैं। लेकिन उस समय तो ट्रैच, जियांगलाओ और ट्रुओंग वो खुशी से बातें कर रहे होते हैं। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि बाहर कितनी बड़ी हलचल शुरू हो चुकी है। कुछ देर बाद शराब का असर धीरे धीरे चढ़ने लगता है। जियांगलाओ और ट्रुओंग वो दोनों थोड़ा टिप्सी होने लगते हैं। यह देखकर मैं तुरंत खड़ा होता हूँ और ड्रॉअर से 3 पिल्स निकालता हूँ। फिर उनमें से एक एक पिल जियांगलाओ और ट्रुओंग वू को दे देता हूँ, जिस पर दोनों सरप्राइज होकर पूछते हैं, ये क्या है? मैं मुस्कुराकर जवाब देता हूँ, ये हैंगओवर रिलीफ पिल है। इसे खाने के आधे घंटे के अंदर बॉडी का पूरा अल्कोहल खत्म हो जाएगा। मेरी बात सुनते ही दोनों शॉक्ड होकर मुझे देखने लगते हैं। जियांगलाओ तुरंत पूछते हैं, मतलब इसे खाने के बाद आधे घंटे में पूरा नशा उतर जाएगा? मैं सिर हिलाकर बोलता हूँ, लगभग ऐसा ही है। यह सुनते ही दोनों के चेहरे पर डिसबिलीफ साफ दिखाई देने लगता है। वहीं लाइव स्ट्रीम रूम में कमेंट्स की बाढ़ आ जाती है, इतना पावरफुल, मुझे अभी इसका बाइंग लिंक चाहिए। मैं बार में काम करता हूँ, रोज उल्टी होने तक शराब पीनी पड़ती है। उधर टेक्निकल रूम में असिस्टेंट और डायरेक्टर दोनों की आंखें चमक उठती हैं, क्योंकि दोनों को अक्सर बिजनेस डिनर्स में शराब पीनी पड़ती थी। जिस पर वो सोचने लगते हैं,
अगर यह मेडिसिन सच में काम करती है तो फिर आराम से शराब पी सकते हैं। अब लाइव स्ट्रीम रूम में हर कोई जानना चाहता था कि यह पिल आखिर कहाँ बिकती है। तभी जियांग लाओ मुझे शॉक्ड नजरों से देखते हैं और पूछते हैं, क्या यह हैंगओवर पिल भी तुमने बनाई है? जिस पर मैं कैजुअली हंसते हुए जवाब देता हूँ, बस खाली समय में कुछ छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट्स कर लेता हूँ। मेरी यह बात सुनकर लाइव स्ट्रीम रूम के लोग पूरी तरह स्पीचलेस हो जाते हैं। छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट्स? अगर ये मेडिसिन मास प्रोडक्शन में चली गई तो अरबों की अर्निंग होगी। यहाँ तक कि लाइव स्ट्रीम में मौजूद कुछ फार्मास्यूटिकल बॉसेस भी अंदर ही अंदर कैलकुलेशन करने लगते हैं, क्योंकि अगर उन्हें इस पिल का फॉर्मूला मिल जाए तो वो अनइमेजिनेबल प्रॉफिट कमा सकते थे। उसी समय असिस्टेंट एक्साइटेड होकर एनगुइवी से पूछती है, सिस्टर वी, क्या आप मुझे कुछ पिल्स बेच सकती हो? लेकिन उस वक्त एनगुइवी अभी भी ब्लैंक थी, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका हस्बैंड आखिर कितनी चीजें सीक्रेटली डेवलप कर चुका है। जिस पर असिस्टेंट दोबारा आवाज लगाती है, सिस्टर वी। तब जाकर एनगुइवी होश में आती है और कहती है, अगर घर में एक्स्ट्रा हुआ तो कल मैं तुम्हारे लिए ले आऊंगी। उसके बगल में खड़ा डायरेक्टर भी ऑकवर्ड होकर बोलता है, मुझे भी कुछ पिल्स चाहिए। यह सुनते ही लाइव स्ट्रीम रूम फिर से कमेंट्स से भर जाता है, जिस पर एनगुइवी हेल्पलेस होकर हाथ फैलाती है और कहती है, मैं भी कुछ नहीं कर सकती, मुझे लगता है घर में ज्यादा स्टॉक नहीं बचा होगा। यह सुनकर व्यूअर्स जोर जोर से रिक्वेस्ट करने लगते हैं, प्लीज इसे मार्केट में लॉन्च करो, ये ह्यूमैनिटी के लिए ब्लेसिंग होगी, हॉस्पिटल में भी इसकी बहुत जरूरत है। कई लोग शराब पीकर मरने की हालत में पहुंच जाते हैं, ये मेडिसिन उनकी जान बचा सकती है। एनगुइवी कमेंट्स देखकर कहती है, ये फैसला मेरे हस्बैंड को लेना होगा। फिर वो आगे कहती है, वैसे भी अभी शो चल रहा है, मंथ एंड के बाद ही कुछ पता चलेगा। उसकी बात सुनकर लाइव स्ट्रीम रूम में डिस्कशन शुरू हो जाती है। कुछ लोग बोलने लगते हैं, अब तो बहुत लोगों को पता चल गया है कि प्रोफेसर शू ने कैंसर कंकूर किया था। शायद 2 दिन के अंदर प्रोफेसर शू को भी पता चल जाएगा कि उसका पूरा लाइफ सीक्रेटली लाइव स्ट्रीम हो रहा था। यह सुनकर टेक्निकल रूम में डायरेक्टर हंसते हुए बोलता है, इतनी जल्दी नहीं। फिर वो एक्सप्लेन करता है, हमने लाइव स्ट्रीम को सेम सिटी यूजर्स के लिए ब्लॉक किया हुआ है, मतलब जियांगनन सिटी के लोग फिलहाल ये स्ट्रीम नहीं देख सकते। लेकिन तभी एक व्यूअर कमेंट करता है, अगर टीवी न्यूज में ये बात आ गई या प्रोफेसर शू ने एक्सीडेंटली इंटरनेट पर देख लिया तो? ये कमेंट पढ़ते ही डायरेक्टर का दिल जोर से धड़कने लगता है, क्योंकि वो रियलाइज करता है कि कैंसर कंकूर करने वाले साइंटिस्ट की आइडेंटिटी रिवील होना कोई छोटी बात नहीं थी। ऐसी न्यूज जरूर नेशनल टेलीविजन तक पहुंचेगी, और अगर टीवी पर चली गई तो फिर इसे छुपाना इम्पॉसिबल हो जाएगा, जिसका मतलब था कि यह प्रोग्राम भी ज्यादा समय तक कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। लेकिन अगले ही पल वो सोचता है कि वैसे भी अब इस मिस्टीरियस बिग शॉट की आइडेंटिटी सामने आ चुकी है, शायद अब ज्यादा छुपाने का कोई मतलब नहीं था। यह सोचकर डायरेक्टर मुस्कुराता है और कहता है, अगर प्रोफेसर शू को लाइव स्ट्रीम के बारे में पता चल गया तो इसका मतलब होगा कि हमारे फर्स्ट सीजन का परफेक्ट एंडिंग हो चुका है। उधर लाइव स्ट्रीम फ्रेम में जियांग लाओ और ट्रुओंग वू अभी भी शॉक्ड एक्सप्रेशन के साथ बैठे होते हैं। दोनों बार बार वॉइस जैसी रिएक्शन दे रहे थे। यह देखकर व्यूअर्स भी हंसने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि इतने बड़े लोग भी इतना कैजुअल रिएक्शन देंगे। जिस पर मैं दोनों को पानी का ग्लास देता हूं और बोलता हूं, पहले मेडिसिन खाइए। करीब 10 मिनट्स बाद जियांग लाओ सरप्राइज होकर कहते हैं, मुझे लग रहा है कि मेरा दिमाग काफी क्लियर हो गया है। जिस पर ट्रुओंग वू भी तुरंत बोलता है, मुझे भी। फिर जियांग लाओ मेरी तरफ देखकर थम्स अप दिखाते हैं और कहते हैं, तुम सच में कमाल हो। लेकिन उनकी तारीफ सुनकर मुझे अंदर से थोड़ा ऑकवर्ड फील होता है, क्योंकि मेरे लिए ये हैंगओवर पिल कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं थी। आखिर कैंसर मेडिसिन के सामने यह सिर्फ एक छोटी सी चीज थी। ट्रुओंग वू मेरी तरफ देखकर पूछता है कि क्या प्रोफेसर 2 का हैंगओवर कैप्सूल को मास प्रोडक्शन में लाने का कोई प्लान है? जिस पर मैं सिर हिलाकर कहता हूं कि हाँ, इसे मास प्रोडक्शन में लाया जा सकता है। यह दवाई बहुत सारे केसेस में यूज हो सकती है, लेकिन एग्जैक्ट को-ऑपरेशन के बारे में अगले महीने ही डिसाइड किया जाएगा। जिस पर ट्रुओंग वू खुश होकर कहता है, ठीक है, कोई जल्दी नहीं है, सब कुछ आपके अरेंजमेंट के हिसाब से ही होगा। यह सुनते ही लाइव स्ट्रीम रूम के फैंस भी एक्साइटेड होने लगते हैं। हैंगओवर कैप्सूल के मास प्रोडक्शन की खबर सुनकर हर कोई खुश दिखाई देता है, जिस पर लाइव स्ट्रीम के कमेंट्स भी लगातार ऊपर जाने लगते हैं। खासकर वो लड़कियां जो अक्सर बार और क्लब जाती हैं, वो तो और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती हैं। आखिर अब उन्हें हर दिन उल्टी होने तक शराब नहीं पीनी पड़ेगी। इसके बाद लाइव स्ट्रीम स्क्रीन में मैं, जियांग लाओ और ट्रुओंग डॉ चुननवू अभी भी बैठकर कैजुअली बातें करते रहते हैं। तभी दोपहर के 1 बजे अचानक मेरा फोन रिंग करने लगता है, जिस पर मैं स्क्रीन की तरफ देखकर कॉल रिसीव करता हूँ। चेयरमैन थाम, आज आपको मेरी याद कैसे आ गई? जिसके जवाब में दूसरी तरफ चेयरमैन थाम हंसते हुए कहता है, प्रोफेसर 2, मैं अभी फ्लाइट से उतरा हूँ, रास्ते में थोड़ा काम था, इसलिए सोचा कि कल आकर आपसे मुलाकात कर लूं। जिस पर मैं बेबस होकर जवाब देता हूँ, अगर रास्ते में हो तो आ जाना। फिर मैं कैजुअली कहता हूँ, वैसे जांग लाओ और चेयरमैन ट्रुंग भी यहीं बैठे हैं। यह सुनकर दूसरी तरफ थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। जांग लाओ, चेयरमैन ट्रुंग? जिस पर मैं हंसते हुए कहता हूँ, जांग लाओ दाओ यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल हैं और चेयरमैन ट्रुंग डोंगहा फार्मास्यूटिकल के चेयरमैन को तो आप जानते ही होंगे। यह सुनते ही दूसरी तरफ थमथियो हैरानी से बोलता है, ट्रुंग वो भी वहां मौजूद है? तो फिर मैं कल सुबह ही मिलने आता हूँ। कॉल कट होने के बाद ट्रुंग वो क्यूरियस होकर पूछता है, किसका फोन था? जिस पर मैं हेल्पलेस स्माइल के साथ कहता हूँ, म्यूजिक तुम्हारा कॉलिक था, थामटिए, शायद तुम जानते हो। यह सुनकर ट्रुओंग वू जोर से हंसने लगता है, अरे वो हमारी तो पुरानी जान पहचान है। लेकिन फिर वो मेरे हेल्पलेस एक्सप्रेशन को देखकर पूछता है, कोई बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं है? जिस पर मैं आह भरते हुए कहता हूँ, बस
शादी के बाद से मैं अपनी वाइफ से झूठ बोलता आया हूँ कि मुझे खाना बनाना नहीं आता, लेकिन इन दिनों लगातार कुकिंग करनी पड़ रही है। ये सुनकर ट्रुआंगवू तुरंत बोलता है, तो फिर कल हम होटल चलते हैं। ऐसे में तुम्हें इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन मैं हाथ हिलाकर मना कर देता हूँ। छोड़ो भी, गेस्ट घर आए तो प्रॉपरली ट्रीट करना चाहिए। वैसे भी होटल का खाना मेरे हाथ के खाने जितना अच्छा नहीं होता। घर में बैठकर बातें करना ज्यादा अच्छा लगता है। जिस पर जियांग लाओ जोर से हंसते हुए कहता है, तो इसका मतलब कल इस बूढ़े को फिर से अच्छा खाना खाने का मौका मिलने वाला है। इसके बाद हम लोग शाम के 5 बजे तक बातें करते रहते हैं। फिर जियांग लाओ और ट्रोंगवू ये जानकर कि एनगुइवी का ऑफिस खत्म होने वाला है, जल्दी से निकल जाते हैं। जिसके बाद मैं सोफा पर बैठकर जियांग लाओ के दिए हुए दा होंगपाओ टी को आराम से एंजॉय करने लगता हूँ। तभी अचानक फोन फिर से रिंग करने लगता है। मैं कॉलर नेम देखकर कहता हूँ, डैनली। म्यूजिकन कॉल रिसीव करते ही मैं सीधे मुद्दे पर आ जाता हूँ। डैनली, क्या बात है? जिस पर दूसरी तरफ डैनली हल्का सा हंसता है। प्रोफेसर टू, मैं ऑफिशियली तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। उम्मीद है तुम मेंटली तैयार रहोगे। यह सुनते ही मेरी आवाज थोड़ी हैवी हो जाती है। क्या नोटिस है? जिस पर डीन ली की आवाज और सीरियस हो जाती है। मुझे अभी ऊपर से नोटिस मिला है। अगले महीने की शुरुआत में तुम्हारी आइडेंटिटी पब्लिक करने के साथ साथ तुम्हारी लेटेस्ट साइंटिफिक अचीवमेंट भी अनाउंस की जाएगी। यह सुनते ही लाइव स्ट्रीम रूम के कमेंट्स फिर से एक्सप्लोड करने लगते हैं। प्रोफेसर टू से किससे बात कर रहे हैं? उनका एक्सप्रेशन इतना सीरियस क्यों हो गया? दूसरी तरफ क्या कहा जा रहा है कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा। हमें लगा था प्रोफेसर की सारी आइडेंटिटीज रिवील हो चुकी हैं। क्या अभी भी कुछ बाकी है? असल में लाइव स्ट्रीम रूम के फैंस को भी लगने लगा था कि अब कोई हिडन आइडेंटिटी बाकी नहीं होगी। अभी तक जो आइडेंटिटीज रिवील हुई हैं वही ऑलरेडी काफी शॉकिंग थी। अब तो लोग सिर्फ इसलिए लाइव स्ट्रीम देख रहे थे कि रात में न्गुइवी घर जाकर अपने हस्बैंड की कैसे सेवा करेगी। कुछ लोग तो ये भी इमेजिन कर रहे थे कि शायद वो कुछ हॉट ड्रेसेस भी खरीद कर लाई होगी। उधर टेक्निकल रूम में बैठी एनगुइवी भी सोच चुकी होती है कि आज रात वो अपने हस्बैंड को कैसे पैम्पर करेगी, जिस पर उसके अंदर अपने हस्बैंड के लिए एक जबरदस्त एडमिरेशन पैदा हो चुका होता है। लेकिन अभी 5:30 भी नहीं बजे थे, जिस पर उसे हर सेकंड बेहद स्लो लग रहा होता है। हर एक सेकंड उसके लिए टॉर्चर जैसा फील हो रहा था। लाइव स्ट्रीम रूम के फैंस भी उसकी बेचैनी नोटिस कर लेते हैं और उसे टीज करना शुरू कर देते हैं। नगुइवी अभी प्रोफेसर टू को लेकर पूरी तरह ऑब्सेस्ड हो चुकी होगी। लगता है घर जाने के लिए बहुत एक्साइटेड है। जिस पर नगुइवी कमेंट्स देखकर हंसी रोक नहीं पाती, लेकिन फिर भी नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश करती है। आप लोग ज्यादा सोच रहे हैं, मैं तो बस घर जाकर कुछ एक्स्ट्रा डिशेस बनाने के बारे में सोच रही हूँ। लेकिन लाइव स्ट्रीम रूम का कोई भी फैन उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। वीवी जल्दी घर जाना चाहती है। 80% चांस है कि वजह प्रोफेसर टू ही है। इसी दौरान लाइव स्ट्रीम स्क्रीन में मैं सोफा पर बैठा टी पीते हुए फोन देखने लगता हूँ। लेकिन तभी मुझे कुछ अजीब फील होने लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे घर में कुछ मिसिंग है, जिस पर मैं हल्का सा भौहें सिकोड़ता हूँ। ये फीलिंग और भी स्ट्रांग होने लगती है। आखिर घर में क्या मिसिंग है? मैं सोचते हुए टी की एक सिप लेता हूँ, लेकिन अगले ही पल मेरा एक्सप्रेशन बदल जाता है। ओह शिट, मेरी बेटी। मैं तुरंत टी कप नीचे रखकर तेजी से खड़ा हो जाता हूँ, क्योंकि हर दिन 3:30 बजे मुझे किंडरगार्टन से अपनी बेटी को लेने जाना होता है। लेकिन अभी तो 5 बजे से भी ज्यादा हो चुके थे, जिस पर मैं जल्दी से फोन उठाकर टीचर को कॉल करने वाला होता हूँ। तभी मेरी नजर एनगुइवी के मैसेज पर पड़ती है। आज ग्रैंडमा बेटी को लेने गई थी, आज रात वो ग्रैंडमा के घर रुकेगी। यह पढ़ते ही मैं राहत की सांस लेता हूँ और तुरंत एनगुइवाई को रिप्लाई भेज देता हूँ। उधर लाइव स्ट्रीम रूम के फैंस ने मेरा एक्सप्रेशन साफ बदलते हुए देख लिया था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ी घटना हो गई हो। फिर उन्होंने मुझे जल्दी जल्दी फोन उठाते हुए देखा, जैसे मैं किसी से अर्जेंटली कांटेक्ट करने वाला हूं, जिस पर सभी और ज्यादा क्यूरियस हो जाते हैं। प्रोफेसर टू को क्या हुआ? इतने काम इंसान का एक्सप्रेशन अचानक कैसे बदल गया? वो किससे मैसेज कर रहे हैं? लग रहा है कोई बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। उधर न्गुइवी को भी मेरा मैसेज मिल जाता है, जिस पर वो पूरी तरह स्पीलेस हो जाती है। असल में उसे पहले से पता था कि मैं बेटी को लेना भूल जाऊंगा, इसलिए उसने पहले ही अपनी मदर से कांटेक्ट करके बेटी को घर बुला लिया था। म्यूजिक। वैसे भी आज रात वो अपने हस्बैंड का अच्छे से ख्याल रखना चाहती थी। अगर बेटी घर पर रहती तो थोड़ा मुश्किल हो जाता। जिस पर न्गुइवी लाइव स्ट्रीम कमेंट्स पढ़ते हुए एक्सप्लेन करती है, टू ट्रैच ने मुझे ही मैसेज किया था, क्योंकि उन्हें रोज बेटी को लेने की आदत है। यह सुनते ही लाइव स्ट्रीम रूम के ऑडियंस हंस हंस कर पागल हो जाते हैं। ये सच में उनकी रियल डॉटर है ना? बच्ची अभी कहाँ है? उन्हें टीचर को कॉल करना चाहिए था। जिस पर न्गुइवी हंसते हुए कहती है, सब टेंशन मत लो, बेटी को मेरे पेरेंट्स ले गए हैं, आज रात वो ग्रैंडमा के घर रुकेगी। इसके बाद वो जल्दी से उठते हुए कहती है, मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ। लेकिन फैंस उसकी बात सुनते ही और ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। लगता है आज रात कुछ बड़ा होने वाला है। विवी को अपनी तरफ देखते हुए फैंस फिर से उसे टीज करना शुरू कर देते हैं, लेकिन इस बार वो हमेशा की तरह शर्माने के बजाय डायरेक्टर की तरफ मुड़कर कहती है, थोड़ा वेट करना, घर पहुंचने के बाद मैं कैमरा कवर कर दूंगी। जिस पर डायरेक्टर हल्का सा हंसते हुए कहता है, ठीक है। वहीं छोटी असिस्टेंट भी ऐसा एक्सप्रेशन देती है जैसे वो सब कुछ समझ गई हो। शाम के 5:40 बजते ही जैसे ही विवी घर लौटती है, मैं तुरंत सोफा से उठकर खड़ा हो जाता हूँ। सासू माँ और ससुर जी बेटी को ले गए। जिस पर न्गुइवी कुछ नहीं बोलती, बस धीरे से हंस देती है। फिर वो सीक्रेटली अपने बैग के अंदर हाथ डालकर स्क्रीन टच करती है और अगले ही पल लाइव स्ट्रीम की इमेज गायब हो जाती है। यह देखकर लाइव स्ट्रीम रूम के फैंस जोर जोर से कंप्लेन करने लगते हैं, अरे गायब हो गया, क्या हमें गरीब समझ लिया? पेड स्ट्रीम क्यों नहीं खोल देते?
जिस पर बैक स्टेज वाली छोटी असिस्टेंट हंसते हुए कहती है, ठीक है, म्यूजिक ठीक है, अब सब लोग डिस्पर्स हो जाओ, पूरा दिन लाइव स्ट्रीम हुआ है, सब लोग थक गए होंगे, आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। इसके बाद आखिरकार लाइव स्ट्रीम बंद हो जाती है। जैसे ही लाइव स्ट्रीम बंद होती है, एनगुइवी तुरंत आकर मुझे कसकर हक कर लेती है, जिस पर मुझे अचानक समझ आने लगता है कि आखिर सासू माँ बेटी को अपने घर क्यों ले गई थी। नहीं वीवी, लेकिन नगुइवी मुझे प्यार से भरी नजरों से देखती रहती है, जिस पर मैं पूरी तरह कंफ्यूज्ड हो जाता हूँ। आगे का कंटेंट शायद रीडर्स को पसंद ना आए, इसलिए ऑथर ने पहले ही सब देख लिया है। जिसके बाद रात के 7 बजे मैं मुश्किल से बेड से उठकर नीचे आता हूँ। वहीं दूसरी तरफ एनगुइवी का मूड बेहद अच्छा दिखाई देता है। हबी, आप थोड़ा रेस्ट करो, मैं खाना बनाकर लाती हूँ। जबकि मैं सोफा पर बैठा पूरी तरह ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ उसे देखता रहता हूँ। वाइफ, आज तुम्हें क्या हो गया है? तुम तो पूरी हंग्री वुल्फ जैसी बिहेव कर रही हो। अगली सुबह ब्रेकफास्ट खत्म होने के बाद एनगुइवी मुझे किस करती है और मुस्कुराकर कहती है, हब्बी, मैं काम पर जा रही हूँ। जिस पर मैं उसके सिर को सहलाकर हंसते हुए कहता हूँ, ठीक है, जाओ। दरवाजा बंद होने की आवाज आते ही मैं फिर से सोफा पर टिक जाता हूँ। तभी मुझे अचानक पिछली रात की बातें याद आने लगती हैं, जिस पर मेरे दिमाग में एक नई मेडिसिन रिसर्च करने का आइडिया आने लगता है। उधर घर से बाहर निकलते ही एनगुइवी तुरंत लाइव स्ट्रीम अनम्यूट कर देती है। इस समय लाइव स्ट्रीम रूम में पहले से ही 3 लाख लोग वेट कर रहे होते हैं। फैंस जैसे ही मुझे देखते हैं, कमेंट्स लगातार फ्लड होने लगते हैं। वहीं बैकस्टेज टेक्निकल रूम में छोटी असिस्टेंट एनगुइवी के ग्लोइंग फेस को देखकर टीजिंग टोन में कहती है, दीदी, आज आपका कॉम्प्लेक्शन इतना अच्छा क्यों लग रहा है? कोई टॉनिक पी लिया क्या? जिस पर लाइव स्ट्रीम ऑडियंस और भी ज्यादा टीज करने लगती है, लेकिन एनगुइवी कोई जवाब नहीं देती। वो बस फोन उठाकर एक और मैसेज भेज देती है। मैसेज सेंड होते ही उसकी माँ तुरंत रिप्लाई कर देती है, तुम और तू ट्रैच ठीक हो ना? कहीं झगड़ा तो नहीं हुआ? जिस पर एनगुइवी तुरंत जवाब देती है, ना नहीं मॉम, लड़ाई नहीं हुई, बस मैं चाहती हूँ कि बेटी कुछ दिन आपके पास रहे। यह सुनते ही उसके पेरेंट्स तुरंत सब समझ जाते हैं। फिर अगले ही पल उसकी माँ रिप्लाई करती हैं, तुम लोग अब छोटे नहीं रहे, अगर दूसरा बच्चा चाहिए तो जल्दी कर लो। यह पढ़कर एनगुइवी पूरी तरह स्पीचलेस हो जाती है। हालांकि उसे थोड़ी शर्म फील होती है, लेकिन फिर भी वो फोन उठाकर एक और मैसेज भेज देती है, हब्बी, क्या आपको एक बेटा भी चाहिए? यह मैसेज देखते ही मैं थोड़ा शॉक्ड हो जाता हूँ। तुम दूसरा बच्चा चाहती हो? जिस पर वो रिप्लाई करती है, हाँ, मैं एक और बच्चा चाहती हूँ, इससे घर और लाइवली हो जाएगा। यह सुनकर मैं मुस्कुराते हुए जवाब देता हूँ, ठीक है, तो फिर करते हैं प्लानिंग। जिस पर वो तुरंत खुश होकर रिप्लाई करती है, यस हबी, तो मैं मॉम को बोल देती हूँ कि बेटी कुछ दिन वहीं रहेगी। यह पढ़ते ही मेरे पूरे शरीर में अजीब सी कमजोरी फील होने लगती है। सेकंड चाइल्ड का प्लान फाइनलाइज होने के बाद मैं तुरंत फोन उठाकर जियांग लाओ को कॉल करता हूँ। जियांग लाओ, आप और चेयरमैन ट्रुओंग ब्रेकफास्ट के लिए यहाँ आ जाइए। जिस पर दूसरी तरफ जियांग लाओ हंसते हुए कहता है, ब्रेकफास्ट तो हम कर चुके हैं, मैं और ट्रुओंग नोग अभी तुम्हारे घर आ रहे हैं। म्यूजिक ठीक है, मैं जवाब देकर फोन कट कर देता हूँ। इसके बाद मैं किचन में जाकर बिजी हो जाता हूँ। ज्यादा देर नहीं होती कि जियांग लाओ और ट्रुओंग नोग घर पहुंच जाते हैं। मैं टी तैयार करके जियांग लाओ की तरफ मुस्कुराते हुए पूछता हूँ, जियांग यूए नहीं आई? जिस पर जियांग लाओ हल्का सा हंसता है। उसे लगता है कि हम बूढ़ों के साथ खाना खाने में मजा नहीं आता, इसीलिए वो अपनी फ्रेंड्स के साथ घूमने चली गई। यह सुनकर मैं कुछ पल के लिए स्प्लिशलेस हो जाता हूँ, लेकिन मैं भी तो यंग हूँ ना। तभी बगल में बैठे ट्रोंग नगोक हंसते हुए बोल पड़ते हैं, यहाँ आने से पहले मैंने थामटी को भी कॉल किया था, शायद वो भी थोड़ी देर में आ जाएगा। इसके बाद ट्रोंग नगोक क्यूरियस होकर पूछता है, प्रोफेसर, आपकी और थामटी की जान पहचान कैसे हुई? जिस पर मैं हल्का सा मुस्कुराकर जवाब देता हूँ, हम एक पार्टी में मिले थे, इस बार वो थोड़ा काम निपटाने आया है और साथ में मुझसे मिलने भी। असल में थामटी भी ट्रोंग नोक की तरह देश की टॉप फार्मास्यूटिकल कंपनीज में से एक का चेयरमैन था। मेरी उससे जान पहचान भी एक दूसरी मेडिसिन रिसर्च की वजह से हुई थी। वो मेडिसिन अभी थामटी की कंपनी में प्रोड्यूस हो रही थी, लेकिन फिलहाल सब कुछ कॉन्फिडेंशियल स्टेज में था, इसलिए मैं ज्यादा कुछ बता नहीं सकता था। वैसे भी अगले महीने की 1 तारीख को सब कुछ पब्लिक होने वाला था। जिस पर ट्रुओंग वू भी थोड़ा कंफ्यूज्ड होकर सिर हिलाता है, क्योंकि कल ही उसकी थामटी से बात हुई थी। तब भी थामटी ने कहा था कि वो ऑफिस के काम से आएगा और साथ में तो ट्रैच से मिलने भी, लेकिन ट्रुओंग वू को हमेशा लगता था कि थामटी कुछ छुपा रहा है। हालांकि उसे समझ नहीं आता था कि आखिर अजीब क्या है। करीब 10 मिनट बाद डोरबेल बजती है। लगता है थमत्यू आ गया, जिस पर ट्रुओंग वू मुस्कुराते हुए खड़ा हो जाता है। मैं डोर खोलता हूँ और सामने एक मिडिल एज्ड आदमी दिखाई देता है। प्रोफेसर टू, बहुत समय बाद मुलाकात हुई। थमत्यू एक्साइटेड एक्सप्रेशन के साथ अपना राइट हैंड आगे बढ़ाता है, जबकि उसके लेफ्ट हैंड में जिनसिंग के 2 गिफ्ट बॉक्सेस होते हैं। जिस पर मैं उससे हैंडशेक करते हुए मुस्कुराता हूँ। काफी समय हो गया, अंदर आइए, मैं अभी द होंग पाओ टी बनाकर लाया हूँ। यह सुनते ही थामते कुछ पल के लिए ब्लैंक हो जाता है, क्योंकि द होंग पाओ टी उसे जिंदगी में सिर्फ एक बार पीने को मिली थी, वो भी किसी और की वजह से। इसके बाद थामतिए ट्रुओंग वू को ग्रीट करने के बाद बगल में बैठे जियांग लाओ की तरफ देखने लगता है, जिस पर मैं मुस्कुराकर इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ, ये डाओ यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल जियांग थानेकोंग हैं। सब इन्हें जियांग लाओ कहते हैं। ये सुनते ही थामटिए जल्दी से आगे बढ़कर हैंडशेक करता है। हेलो जियांग लाओ,
मेरा नाम थामटिए है। मैं ताई हो फार्मास्यूटिकल का चेयरमैन हूँ। जिस पर जियांग लाओ मुस्कुराकर कहते हैं, कल ही ट्रोंग वू से तुम्हारे बारे में सुना था, बैठो बातें करते हैं। लाइव स्ट्रीम रूम के फैंस यह सब देखकर सरप्राइज्ड तो होते हैं, लेकिन ज्यादा शॉक्ड नहीं होते। आखिर प्रोफेसर टू कैंसर जैसी बीमारी को कंट्रोल कर चुका था। ऐसे में बड़े चेयरमैन को जानना कोई अजीब बात नहीं थी। इसके बाद लाइव स्ट्रीम स्क्रीन में चारों लोग द होंग पाओ टी पीते हुए कैजुअली बातें करने लगते हैं। तभी थामटियू क्यूरियोसिटी से ट्रोंग वू की तरफ देखकर पूछता है, ओल्ड ट्रोंग, तुम्हारी और प्रोफेसर टू की पहचान कैसे हुई? जिस पर ट्रोंग वू हंसते हुए कहता है, मेरी कहानी भी तुम्हारी जैसी ही है। हम भी एक पार्टी में मिले थे, लेकिन असली रीजन वो भी नहीं बताता, क्योंकि ऊपर से परमिशन मिलने से पहले एक शब्द भी रिवील नहीं किया जा सकता था। यह सुनकर थामटियू सिर हिलाता है। कल रात मैंने तुमसे कहा था कि मेरी और प्रोफेसर टू की मुलाकात पार्टी में हुई थी, लेकिन सच कहूं तो वो झूठ था। यह सुनते ही ट्रोंग वू हल्का सा भौहें सिकोड़ता है। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? जिस पर अगले ही पल थामटिएओ रहस्यमयी स्माइल देता है, क्योंकि मैंने कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट साइन किया है। प्रोफेसर टू से जुड़ी चीजों के बारे में मैं आधा शब्द भी रिवील नहीं कर सकता। लेकिन थामटिए अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही मैं उसे बीच में रोक देता हूँ। अगले ही पल वो मुझे भौहें सिकोड़ते हुए देखता है और तुरंत चुप हो जाता है। ये आखिर हो क्या रहा था? ऐसा लग रहा था जैसे प्रोफेसर टू को खुद भी इस बारे में कुछ पता नहीं था। असल में पिछली रात करीब 8 बजे थामटिए को ऊपर से कॉल आया था। कई साल पहले साइन किया गया कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट अब ऑफिशियली खत्म हो चुका था और अब उस इन्फॉर्मेशन को पब्लिक किया जा सकता था। लेकिन अब सिचुएशन देखकर उसे भी कंफ्यूजन होने लगता है। ऊपर वालों ने अभी तक प्रोफेसर टू को इन्फॉर्म नहीं किया क्या? उधर जियांग लाओ और ट्रुओंग नगोक दोनों थामटी की बातें सुनकर और मेरा सीरियस एक्सप्रेशन देखकर तुरंत कुछ अंदाजा लगा लेते हैं, जिस पर दोनों के दिमाग में एक ही बात आती है। थामटी जिस कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट की बात कर रहा था वो प्रोफेसर टू से जुड़ा हुआ था। असल में ताई हो फार्मास्यूटिकल पिछले कई सालों से दुनिया को हिला देने वाली 2 मेडिसिन का मास प्रोडक्शन कर रही थी। एक थी हिट वायरस वैक्सीन और दूसरी थी उस भयानक बीमारी की स्पेशल ट्रीटमेंट मेडिसिन। लेकिन इन दोनों मेडिसिन के असली रिसर्चर की आइडेंटिटी आज तक पब्लिक नहीं हुई थी, जिस पर जियांग लाओ और ट्रुओंग नगोक के दिल जोर जोर से धड़कने लगते हैं। कहीं अगले ही पल दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर उन्हें रियलाइजेशन होता है। तो इस मतलब प्रोफेसर टू वाकई बहुत ज्यादा टेरिफाइंग लेवल का जीनियस था म्यूजिक। लेकिन दोनों तुरंत खुद को संभाल लेते हैं, क्योंकि वो अच्छी तरह जानते थे कि कुछ बातें जितनी कम पता हों उतना ही अच्छा होता है। अगर ऐसी चीजें जान ली जो नहीं जाननी चाहिए थीं, तो वो खुद उनके लिए प्रॉब्लम बन सकती थीं। उधर थामती अभी भी थोड़ा स्टंडन होकर मेरी तरफ देखता है। प्रोफेसर टू, आपको अभी तक नोटिफिकेशन नहीं मिला? जिस पर मैं हल्का सा कंफ्यूज्ड होकर पूछता हूँ, नोटिफिकेशन? कल मुझे एक नोटिस मिला था, लेकिन उसका इस बात से कोई रिलेशन नहीं था। यह सुनते ही थामटियू कंफर्म कर लेता है कि मुझे अभी तक इस बात की जानकारी नहीं है। जिस पर वो सीधे बोल देता है, कल रात 8 बजे मुझे ऊपर से कॉल आया था। उन्होंने कहा कि आपने जिस बीमारी को कंट्रोल किया था उसके बारे में अब पब्लिक अनाउंसमेंट की जा सकती है। पुराना कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट ऑफिशियली खत्म हो चुका है। थामटियू की यह बात सुनते ही जांग लाओ और ट्रुंग हुयेन के कानों में जैसे थंडर ब्लास्ट हो जाता है। क्या उस बीमारी की स्पेशल ट्रीटमेंट मेडिसिन भी तू ट्रस्ट ने बनाई थी? उधर लाइव स्ट्रीम रूम में कमेंट्स पूरी स्क्रीन पर फ्लड होने लगते हैं। फैंस पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं। कई लोगों के रोंगटे तक खड़े हो जाते हैं। आखिर कैंसर और वो वायरस दोनों ही दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स मानी जाती थीं। कैंसर में फिर भी थोड़ा होप रहता था। शुरुआती स्टेज में क्योर पॉसिबल था और कभी कभी लास्ट स्टेज में भी मिरेकल हो जाता था। लेकिन एस वायरस पूरी तरह अलग था। वो सबसे प्रिमिटिव और सिंपलेस्ट वायरस था और इसी वजह से उसकी म्यूटेशन और रिप्लिकेशन स्पीड अनलिमिटेड लेवल तक पहुंच जाती थी। पिछले समय में 200 से ज्यादा वैक्सीन बनाई गई थी, लेकिन क्लिनिकल ट्रायल्स में हर बार फेलियर ही मिला। फिर 3 साल पहले लॉन क्वोक ने अचानक दुनिया को हिला देने वाली अनाउंसमेंट की थी, एस वायरस को पूरी तरह कंट्रोल कर लिया गया है। शुरुआत में बहुत लोगों ने इस खबर पर डाउट किया था, लेकिन उसके बाद एक एक करके काउंटलेस पेशेंट्स ठीक होने लगे, जिस पर धीरे धीरे सारे डाउट्स खत्म हो गए। ब्रो, ये लेवल का एक्सप्लोजन जरूरी था क्या? एस वायरस भी प्रोफेसर टू ने ही कंट्रोल किया। टेक्निकल रूम में मौजूद छोटी असिस्टेंट और डायरेक्टर तक शॉक से सुन्न हो चुके थे। टू ट्रच इतना ओवरपावर्ड कैसे हो सकता है? वहीं मुई वी का मुंह अब तक खुला का खुला रह गया था। डायरेक्टर साइड में बैठकर तुरंत इंटरनेट पर थामटियू की आइडेंटिटी सर्च करने लगता है। कुछ देर बाद उसकी आंखें और चौड़ी हो जाती हैं, क्योंकि सर्च रिजल्ट में साफ लिखा था कि थामटियू तय हो फार्मास्यूटिकल का चेयरमैन है और वही कंपनी वैक्सीन और स्पेशल ट्रीटमेंट मेडिसिन प्रोड्यूस करती थी। साथ ही इंटरनेट पर मौजूद फोटो भी लाइव स्ट्रीम में दिख रहे आदमी से बिल्कुल मैच कर रही थी। जिस पर डायरेक्टर शॉक्ड होकर लाइव स्ट्रीम ऑडियंस से कहता है, मैंने अभी थामटिए की इन्फॉर्मेशन चेक की, वो सच में ताई हो फार्मास्यूटिकल का चेयरमैन है। वैक्सीन और स्पेशल मेडिसिन भी उनकी कंपनी बनाती है। इसका मतलब सच में तो त्रेच ने ही उस बीमारी को कंट्रोल किया था। यह सुनते ही लाइव स्ट्रीम रूम पूरी तरह एक्सप्लोड हो जाता है। मैं ऑफिशियली उनका फैन बन गया। आज के बाद जो भी प्रोफेसर टू को गाली देगा मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ये इंसान नहीं है।
इतना ओवरपावर्ड होना इलीगल होना चाहिए। कमेंट्स लगातार पूरे स्क्रीन को कवर करते रहते हैं। वहीं लाइव स्ट्रीम स्क्रीन में जियांग लाओ एंड ट्रोंग वू दोनों का दिमाग पूरी तरह हिल चुका था। जियांग लाओ कांपती आवाज में मुझे देखकर कहता है, प्रोफेसर तू, आप सच में बहुत महान हैं। इस समय जियांग लाओ को ऐसा फील हो रहा था जैसे वो पूरी तरह कन्वर्ट हो चुका हो। आखिर वो खुद दाओ यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल थे और एकेडमिक फील्ड में उन्होंने भी काफी कंट्रीब्यूशंस दिए थे, लेकिन टूट्राज के रिसर्च अचीवमेंट्स के सामने उनका कंट्रीब्यूशन कुछ भी नहीं था। उधर ट्रुओंग वू की आंखों में भी इंटेंस एडमिरेशन साफ दिखाई दे रही थी, जिस पर मैं दोनों को देखकर अंदर ही अंदर पसीना बहाने लगता हूँ। सब लोग काम डाउन हो जाइए, इतना रिएक्शन मत दीजिए। लेकिन जियांग लाओ लगातार सिर हिलाता रहता है, उसके हाथ तक एक्साइटमेंट से कांप रहे होते हैं, जिस पर मैं जल्दी से उसे पकड़कर सोफा पर बैठाता हूँ। जियांग लाओ, ज्यादा एक्साइटेड मत होइए, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। मैंने उस बीमारी को कंट्रोल जरूर किया, लेकिन इतना भी महान नहीं हूँ। ये अचीवमेंट सिर्फ मेरी नहीं है, काउंटलेस सीनियर्स की रिसर्च फाउंडेशन की वजह से ही मैं फाइनल स्टेप तक पहुंच पाया। असल में मैं सिर्फ उन लोगों के शोल्डर्स पर खड़े होकर आखिरी कदम पूरा कर पाया। लेकिन यह सुनते ही जियांग लाओ फिर सिर हिलाने लगता है। प्रोफेसर टू, आप बहुत हम्बल हैं। अगर पुराने रिसर्चर्स की इन्फॉर्मेशन इतनी यूजफुल थी तो फिर बाकी लोग सक्सेसफुल क्यों नहीं हुए? आखिर सिर्फ आप ही ऐसा क्यों कर पाए? यह सुनकर मैं कुछ पल के लिए चुप हो जाता हूँ। काफी देर तक समझाने के बाद जाकर जियांग लाओ थोड़ा काम होता है। इसके बाद हम लोग टी पीते हुए कैजुअली बातें करते रहते हैं। तभी ट्रुओंग वू उम्मीद भरी नजरों से मेरी तरफ देखकर पूछता है, प्रोफेसर टू, क्या आप बता सकते हैं कि आपने उस स्पेशल मेडिसिन को कैसे डेवलप किया? यह सुनते ही लाइव स्ट्रीम रूम के 7 लाख व्यूअर्स पूरी कंसंट्रेशन से सुनने लगते हैं, जिस पर मैं टी की एक सिप लेकर धीरे धीरे एक्सप्लेन करना शुरू करता हूँ। जब मैंने इस प्रोजेक्ट को शुरू किया था तब मैंने काउंटलेस रिसर्च डॉक्यूमेंट्स पढ़े थे। उसके बाद मैंने 10 पेशेंट्स अरेंज करवाए ताकि उनके शरीर में मौजूद वायरस को ऑब्जर्व कर सकूं। तभी मैंने नोटिस किया कि वायरस की रेप्लिकेशन और म्यूटेशन स्पीड इमेजिनेशन से भी ज्यादा फास्ट थी। जब ह्यूमन इम्यून सिस्टम वायरस को पहचानता है तब वो एंटीबॉडीज बनाकर उसे अटैक करता है, लेकिन जब तक एंटीबॉडीज तैयार होती हैं तब तक वायरस पहले ही म्यूटेट हो चुका होता है, जिस पर एक एंडलेस साइकिल बन जाता है। इसके बाद इम्यून सिस्टम धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगता है, जबकि वायरस की रेप्लिकेशन स्पीड लगातार बढ़ती रहती है और आखिर में पूरा इम्यून सिस्टम कोलैप्स कर जाता है। तीनों लोग पूरी सीरियसनेस के साथ मेरी बातें सुनते रहते हैं, जिस पर मैं आराम से कंटिन्यू करता हूँ, जैसे कैजुअली डिस्कशन चल रहा हो। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो सॉल्यूशन था ह्यूमन इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्गर बनाना, इतना स्ट्रॉन्ग कि वायरस की म्यूटेशन स्पीड से भी तेज इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो सके। उस समय मैंने इसी डायरेक्शन में मेडिसिन रिसर्च शुरू की थी। हालांकि वैक्सीन रिसर्च का डायरेक्शन मेडिसिन से थोड़ा अलग था, क्योंकि हिट वायरस की म्यूटेशन पूरी तरह रैंडम होती है, उसके अंदर कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं था। उस समय भी काफी मेहनत लगी थी, जिस पर जियांग लाओ फिर से मेरी तरफ एडमिरेशन भरी नजरों से देखकर कहता है, प्रोफेसर तू, आप सच में बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल हैं। लेकिन मैं तुरंत हाथ हिलाकर हेल्पलेस टोन में कहता हूँ, बस भी कीजिए, इस टॉपिक को यहीं खत्म करते हैं, कोई और बात करते हैं। आप लोगों का हर बात पर शॉक्ड हो जाना देखकर मुझे डर लगने लगा है। असल में मुझे जियांग लाओ का हर थोड़ी देर में शॉक्ड हो जाना थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करा रहा था। लेकिन लाइव स्ट्रीम स्क्रीन पर कमेंट्स फिर से एक्सप्लोड होने लगते हैं। प्रोफेसर टू इतने हम्बल कैसे हो सकते हैं? दुनिया की 2 डेडली डिजीजेस को कंट्रोल करने वाला इंसान इतना लोकी है? अगर मैं होता तो अब तक आसमान पर उड़ रहा होता। मुझे प्रोफेसर टू की पर्सनैलिटी बहुत पसंद आ रही है। सच्चा जीनियस वही होता है जो अपने टैलेंट को लेकर शो ऑफ नहीं करता, जिस पर कुछ लोग मजाक में लिखने लगते हैं। लेकिन अगर कोई उनके प्रोफेशनल फील्ड में उन्हें चैलेंज करे तब शायद उनका एरोगेंट साइड भी देखने को मिले। वैसे एक बात बताओ, हमारे लाइव स्ट्रीम रूम में लाखों लोग हैं, क्या यहाँ किसी को कभी वो बीमारी हुई थी? ये सवाल आते ही अचानक एक कमेंट ऊपर आता है, मुझे हुई थी। वैसे अब सब ठीक है, लेकिन पुरानी बातें याद आते ही आंखों में आंसू आ जाते हैं। 10 साल पहले मैं घूमने गया था, वहां मुझे एक बहुत ब्यूटीफुल औरत मिली जो खुद मेरे करीब आने लगी। मुझे लगा किस्मत खुल गई। बाद में पता चला कि उसे वही बीमारी थी। वो दुनिया से बदला लेने के लिए ऐसा कर रही थी। अगर प्रोफेसर टू ना होते तो मेरी जिंदगी खत्म हो चुकी होती। इसके बाद एक और व्यूअर कमेंट करता है, मेरा एक्सपीरियंस भी ऊपर वाले भाई जैसा ही था, इसलिए बाहर जाते समय हमेशा केयरफुल रहना चाहिए। फिर एक और कमेंट आता है, तुम लोग फिर भी लकी हो, मैं तो इंटरनेट कैफे गया था, जैसे ही चेयर पर बैठा कुछ चुभने जैसा फील हुआ। यह कमेंट्स पढ़ते ही पूरे लाइव स्ट्रीम रूम में कुछ पल के लिए साइलेंस छा जाता है। हर कोई उन व्यूअर्स के एक्सपीरियंसेस पढ़ने लगता है जिन्होंने खुद उस बीमारी को झेला था, जिस पर धीरे धीरे रिस्पेक्ट वाले कमेंट्स आने शुरू हो जाते हैं। और फिर देखते ही देखते पूरा लाइव स्ट्रीम रूम ग्रेटिट्यूड से भर जाता है। प्रोफेसर टू को सैल्यूट, आपने काउंटलेस लोगों की जिंदगी बचाई है। आज मैं सच में इमोशनल हो गया। टेक्निकल रूम में बैठी छोटी असिस्टेंट भी शॉक्ड होकर बोल पड़ती है, ओ माय गॉड, जीजू सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग है। इसी दौरान लाइव स्ट्रीम स्क्रीन में अचानक जियांग लाओ का फोन रिंग करने लगता है, जिस पर वो कॉलर आईडी देखकर सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कॉल रिसीव करता है। दूसरी तरफ से कुछ बातें सुनने के बाद वो सिर्फ इतना कहता है, ठीक है मैं समझ गया। कॉल कट होते ही अगले ही पल ट्रुओंग वू का फोन भी बज उठता है। वो भी सीरियस फेस के साथ साइड में जाकर कॉल रिसीव करता है। करीब 2 मिनट
बाद जैसे ही ट्रुओंग वो वापस सोफा पर बैठता है, म्यूजिक तभी मेरा फोन भी रिंग करने लगता है। मैं स्क्रीन पर नाम देखकर थोड़ा स्ट्रेट होकर खड़ा हो जाता हूँ, मिनिस्टर ट्रुओंग, जिस पर मैं तुरंत साइड में जाकर कॉल रिसीव करता हूँ। दूसरी तरफ मिनिस्टर ट्रुओंग सीधे मुद्दे पर आ जाते हैं। यह सुनते ही मैं हल्का सा भौहें सिकोड़ कर कहता हूँ, क्या अब इन दोनों चीजों को ऑफिशियली पब्लिक किया जाएगा? जिस पर मिनिस्टर ट्रुओंग शांत आवाज में जवाब देते हैं। उधर जियांग लाओ मेरी तरफ देखकर कहता है, अभी ऊपर से कॉल आया था, उन्होंने कहा कि कैंसर ट्रीटमेंट वाली आपकी अचीवमेंट अब पब्लिक की जा सकती है, कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट खत्म हो चुका है। यह सुनते ही बगल में बैठे थामतीये का एक्सप्रेशन जोर से बदल जाता है। क्या? तो कैंसर ट्रीटमेंट भी प्रोफेसर टू ने ही डेवलप किया था? जिस पर जियांग लाओ हल्का सा हंसता है। प्रोफेसर टू के कैंसर रिसर्च के बारे में मुझे और ट्रुओ वू को पहले से पता था, लेकिन अगर आज तुम यहाँ नहीं आते तो शायद मुझे भी पता नहीं चलता कि एस डिजीज भी प्रोफेसर टू ने ही कंट्रोल की थी। उधर लाइव स्ट्रीम रूम के फैंस अब तेजी से डिस्कशन करने लगते हैं, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही उन्होंने तीनों को अलग अलग कॉल्स रिसीव करते देखा था और कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट वाली बातें भी सुनी थी, जिस पर व्यूअर्स को समझ आने लगता है कि पहले प्रोफेसर टू की आइडेंटिटी इंटेंशनली हिडन रखी गई थी। डायरेक्टर सर, लगता है आप बहुत बड़े ट्रैप में फंस गए थे। पहले प्रोफेसर टू की अचीवमेंट्स क्लासिफाइड थी, अब जाकर सब पब्लिक हो रहा है। वैसे डायरेक्टर को कितने साल की जेल होती? यह कमेंट्स पढ़ते ही डायरेक्टर का चेहरा डर से सफेद पड़ जाता है। वहीं साइड में बैठी छोटी असिस्टेंट भी सिचुएशन की सीरियसनेस समझ जाती है। लेकिन अभी तो कहा गया कि कॉन्फिडेंशियलिटी खत्म हो चुकी है, शायद अब कुछ नहीं होगा ना? न्यूवी डायरेक्टर और असिस्टेंट दोनों को डरा हुआ देखकर उन्हें कंफर्ट करने की कोशिश करती है, हालांकि अंदर से वो खुद भी पूरी तरह श्योर नहीं थी। मैं वॉशरूम होकर आती हूँ। उधर डायरेक्टर घबराया हुआ टेक्निकल रूम से बाहर निकलता है और तुरंत इन्वेस्टर शुटोंग को कॉल करता है। बॉस, क्या आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं? जिस पर दूसरी तरफ शुटोंग तुरंत कॉल उठा लेते हैं। मैं शुरू से लाइव स्ट्रीम देख रहा हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। प्रोफेसर टू की आइडेंटिटी पहले क्लासिफाइड थी, लेकिन अभी कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफिशियली खत्म हो चुकी है, बाकी चीजें मैं संभाल लूंगा। लेकिन डायरेक्टर फिर भी नर्वस होकर पूछता है, सर सच में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? हमने डाउ यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल और 2 स्टेट फार्मास्यूटिकल चेयरमैन तक लाइव स्ट्रीम में दिखा दिए हैं। जिस पर शुटोंग शांत आवाज में कहते हैं, मैंने कहा ना, सब हैंडल हो जाएगा, तुम बस अपना काम करो। लेकिन डायरेक्टर अभी भी पूरी तरह काम नहीं हो पाता। सर, मुझे क्लियर एश्योरेंस चाहिए। यह सुनकर दूसरी तरफ कुछ पल के लिए साइलेंस छा जाता है। फिर शुटोंग धीरे से कहते हैं, ये सब ऊपर वालों की परमिशन से हो रहा है। उन्होंने इंटेंशनली लाइव स्ट्रीम के जरिए प्रोफेसर टू की पॉपुलैरिटी बढ़ाने का फैसला किया है। यह सुनते ही डायरेक्टर की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। मैं समझ गया सर। फिर शुटोंग वार्निंग देते हैं, लेकिन ये बात किसी और को मत बताना, ऊपर वालों के अपने प्लान्स हैं, हमें बस फॉलो करना है। जिस पर डायरेक्टर तुरंत एक्साइटेड होकर प्रॉमिस करता है, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, मैं प्रॉपर्ली काम करूंगा। कॉल कट होते ही डायरेक्टर लंबी सांस छोड़ता है। उसके अंदर का सारा टेंशन आखिरकार खत्म हो जाता है। टेक्निकल रूम में वापस लौटते ही छोटी असिस्टेंट तुरंत पूछती है, डायरेक्टर सर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? जिस पर डायरेक्टर मुस्कुराकर जवाब देता है, अभी इन्वेस्टर से बात हुई, उन्होंने कहा सब ठीक है। अगर प्रोफेसर टू की आइडेंटिटी पब्लिक नहीं हो सकती तब हमारी हालत खराब होती, लेकिन अब जब सब चीजें ऑफिशियली रिवील हो रही हैं तो हमें भी कुछ नहीं होगा। उधर लाइव स्ट्रीम स्क्रीन में हम चारों लोग खाना खाते हुए कैजुअली बातें कर रहे होते हैं। तभी ट्रुओंग वो अचानक अपनी क्यूरियोसिटी रोक नहीं पाता। प्रोफेसर टू, जब आपने वीएस प्रोजेक्ट शुरू किया था तब पहले स्पेशल मेडिसिन बनाई थी या वैक्सीन? उसका सवाल पूरी तरह लॉजिकल था, क्योंकि नॉर्मली अगर क्योर पहले ही बन चुका था तो फिर वैक्सीन रिसर्च करने की जरूरत नहीं थी। जिस पर जियांग लाओ भी क्यूरियोसिटी से मेरी तरफ देखने लगता है। मैं शांत आवाज में जवाब देता हूँ, पहले मेडिसिन रिसर्च की थी, उसके बाद वैक्सीन बनाई। फिर मैं हल्की स्माइल के साथ कंटिन्यू करता हूँ, असल में थियोरेटिकली मेडिसिन बनने के बाद वैक्सीन की जरूरत नहीं थी, लेकिन उस समय मैंने सोचा कि वैक्सीन रिसर्च खुद के लिए एक चैलेंज होगी। और दूसरी वजह, मैं कैजुअली टी की सिप लेकर बोलता हूँ, थोड़े एक्स्ट्रा पैसे कमाने थे। यह सुनते ही जियांग लाओ और ट्रुओंग वो दोनों ब्लैंक होकर मेरी तरफ देखने लगते हैं। एक्स्ट्रा पैसे? क्योंकि उनके हिसाब से सिर्फ स्पेशल मेडिसिन ही इनफ थी ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी कमाने के लिए। जिस पर बगल में बैठे थाम टियो मुस्कुराते हुए कहते हैं, आप लोग उस समय की सिचुएशन याद कीजिए जब मेडिसिन और वैक्सीन पहली बार मार्केट में आए थे। उस समय हमने यही रीजन दिया था कि स्पेशल ट्रीटमेंट मेडिसिन को लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस करना बहुत मुश्किल है, इसलिए मेडिसिन को पहले सिर्फ लॉन्ग कोक के अंदर सप्लाई किया जाएगा, लेकिन वैक्सीन को मास प्रोडक्शन में बनाया जा सकता था। जिस पर वैक्सीन को ग्लोबल मार्केट में सप्लाई करने का फैसला लिया गया। यह सुनते ही जियांग लाओ और ट्रुओंग वू को अचानक सब समझ आने लगता है। उस साल जब यह खबर पहली बार पब्लिक हुई थी तब पूरी दुनिया ने उस पर शक किया था, लेकिन जैसे जैसे एक एक पेशेंट रिकवर होने लगा वैसे वैसे क्रिटिसाइज करने वाले लोगों के मुंह बंद होने लगे। उस दिन के बाद पूरी दुनिया ताई हो फार्मास्यूटिकल पर प्रेशर डालने लगी कि वो ट्रीटमेंट मेडिसिन को लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस करे, लेकिन ताई हो फार्मास्यूटिकल ने सीधे अनाउंसमेंट जारी कर दिया, मेडिसिन के कुछ इंग्रेडिएंट्स को एक्सट्रैक्ट करना बेहद मुश्किल है, इसलिए अगले 10 सालों तक यह सिर्फ लॉन्ग क्वोक के डोमेस्टिक मार्केट में ही सप्लाई की जाएगी। हालांकि वैक्सीन को लार्ज क्वांटिटी में
प्रोड्यूस किया जा सकता है। भले ही फॉरेन कंट्रीज इस एक्सप्लेनेशन पर विश्वास नहीं करती थीं, लेकिन उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। आखिरकार उन्हें पीछे हटकर वैक्सीन एक्सेप्ट करनी पड़ी। कुछ कंट्रीज ने सीक्रेटली वैक्सीन को कॉपी करने की कोशिश भी की, लेकिन हर बार रिजल्ट सिर्फ फेलियर ही रहा, जिस पर पूरी दुनिया मजबूरी में ताई हो फार्मास्यूटिकल से ह्यूज क्वांटिटी में वैक्सीन खरीदने लगती है। जियांग लाओ एंड ट्रुओंग वो पुराने दिनों को याद करके अंदर ही अंदर बेहद सेटिस्फाइड फील करने लगते हैं। उधर लाइव स्ट्रीम रूम के व्यूअर्स को भी कई साल पहले की बातें याद आने लगती हैं। उस समय सच में बहुत मजा आया था। तय हो फार्मास्यूटिकल ने वैक्सीन बेचकर जबरदस्त पैसा कमाया होगा। मुझे याद है बाद में डोमेस्टिक वैक्सीनेशन फ्री कर दी गई थी। फॉरेन कंट्रीज तो जलकर पागल हो गई थी। हाँ, बिल्कुल सही किया था। देश ने उस समय सच में बहुत शानदार काम किया था। 1 बिलियन वैक्सीन डोसेस पूरी तरह फ्री थी। मेरा देश सच में पावरफुल है। टेक्निकल रूम में डायरेक्टर और छोटी असिस्टेंट भी इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि वो दोनों भी उस समय की सिचुएशन खुद देख चुके थे। देश के अंदर लोग फ्री वैक्सीन लगवा रहे थे, जबकि फॉरेन कंट्रीज में एक डोज के लिए 1000 युआन तक देने पड़ रहे थे। उधर एंगुई वी भी धीरे से हंस देती है। इस समय उसका मूड वर्ड्स में डिस्क्राइब करना मुश्किल था। कुल मिलाकर उसे अंदर से बहुत सेटिस्फाइंग फील हो रहा था। लाइव स्ट्रीम स्क्रीन में जांग लाओ और ट्रुंग वू दोनों एक साथ थम टियो की तरफ थम्स अप करते हैं। यह काम बहुत शानदार किया गया था, लेकिन थाम टियो सिर हिलाकर मुस्कुराता है। असल डिसीजन तो प्रोफेसर टू ने लिया था। सच कहूं तो मुझे भी उन फॉरेन फार्मास्यूटिकल कंपनीज से इरिटेशन होती थी। ऊपर से वो अपनी मेडिसिन हमें और भी ज्यादा एक्सपेंसिव प्राइस पर बेचते थे। इसलिए मैंने वैक्सीन की प्राइस 1000 युआन पर डोज रखी थी। जिस पर ट्रुओंग वो क्यूरियोसिटी से पूछता है, तो वैक्सीन की एक्चुअल कॉस्ट कितनी थी? यह सुनते ही थाम टिएओ एक ब्राइट स्माइल देता है और 3 उंगलियां खड़ी कर देता है, जिस पर ट्रुओंग वो अंदाजा लगाता है 30। थाम टिएओ हंसते हुए सिर हिलाता है। बिल्कुल सही, कॉस्ट थी सिर्फ 30 युआन और प्रॉफिट 970 युआन। यह सुनते ही जियांग लाओ शॉक्ड होकर उसकी तरफ देखने लगता है। उधर लाइव स्ट्रीम रूम के व्यूअर्स भी पूरी तरह स्टंट हो जाते हैं। ओह फक, यह प्रॉफिट मार्जिन तो इंसेन है। लॉन्ग क्वोक के बाहर भी अरबों लोग थे। चाहे उनमें से सिर्फ कुछ प्रतिशत लोगों ने वैक्सीन लगवाई हो, मार्केट फिर भी जायंटिक था। तब तो ताई हो फार्मास्यूटिकल ने लिटरली पैसा छापा होगा। शेनडोंग सच में अमेजिंग है, लेकिन शेनडोंग कितना भी स्ट्रांग हो, प्रोफेसर टू फिर भी सबसे ऊपर है। हालांकि लाइव स्ट्रीम रूम में मौजूद सारे व्यूअर्स लॉन्ग क्वोक के नहीं थे। कुछ फॉरेन व्यूअर्स के दिल में यह सब देखकर और भी ज्यादा जेलसी पैदा होने लगती है। वहीं एक और ग्रुप था जो सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। वो लोग पहले लॉन्ग क्वोक के सिटीजन थे, लेकिन बाद में वेस्टर्न डेवलप्ड कंट्रीज में माइग्रेट हो गए थे। जब वो लोग पहली बार फॉरेन कंट्रीज गए थे, तब उन्हें खुद पर बहुत गर्व था। उन्हें लगता था कि वो बाकी लोगों से सुपीरियर हैं। लेकिन अब जब वो अपने पुराने देश को इतनी तेजी से आगे बढ़ते देखते हैं, तो उनके अंदर अजीब सी फ्रस्ट्रेशन पैदा होने लगती है, जैसे किसी ने एक परफेक्ट पार्टनर को खुद छोड़ दिया हो और कई साल बाद पता चले कि वो इंसान अब पहले से कहीं ज्यादा बेहतर जिंदगी जी रहा है। सबसे पेनफुल बात यह थी कि फॉरेन कंट्रीज में उनकी जिंदगी उतनी अच्छी भी नहीं निकली जितनी उन्होंने इमेजिन की थी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उनके पास लॉन्ग क्वोक की सिटीजनशिप दोबारा पाने का कोई मौका नहीं था। उनकी आइडेंटिटी अब सिर्फ इमिग्रेंट्स की रह गई थी। उधर लाइव स्ट्रीम में हम लोग खाना खाते हुए लगातार बातें करते रहते हैं, और जैसे जैसे डिस्कशन आगे बढ़ता है, एटमॉस्फेयर और भी ज्यादा लाइवली होता जाता है। थामतियो ने थोड़ी शराब भी पी रखी थी, जिस पर वो और ज्यादा टॉकेटिव हो गया था। म्यूजिक थामतियो हंसते हुए कहता है, कुछ दिन पहले मैंने सेल्स डेटा देखा था। अब तक वैक्सीन की 3 बिलियन डोसेज बिक चुकी हैं। मुझे लगता है मार्केट अब लगभग सैचुरेटेड हो चुका है। इसलिए हमने कंपनी बोर्ड के साथ डिस्कस करके वैक्सीन सेल बंद करने का फैसला लिया है। अब हम ऑफिशियली ट्रीटमेंट मेडिसिन बेचने की तैयारी कर रहे हैं। यह सुनते ही ट्रुंग वू क्यूरियोसिटी से पूछता है, तो ट्रीटमेंट मेडिसिन की प्राइसिंग क्या होगी? जिस पर थामतियो सबके सामने एक उंगली उठाता है। 10,000 युआन पर बॉक्स, और बीमारी को पूरी तरह क्योर करने के लिए 3 बॉक्सेस चाहिए होंगी। जांगलाओ कुछ पल सोचने के बाद कहता है, इस समय फॉरेन कंट्रीज में उस बीमारी के पेशेंट्स की संख्या बहुत ज्यादा है, मतलब मेडिसिन खरीदने वाले लोगों की कमी नहीं होगी। जिस पर थामतियो सिर हिलाता है। एग्जैक्टली, भले ही परसेंटेज ज्यादा ना हो, लेकिन ओवरसीज पेशेंट्स की टोटल पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, इसलिए बायर्स की कमी नहीं होगी। तभी ट्रुओंग वू फिर पूछता है, तो एक बॉक्स मेडिसिन की प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है? यह सुनते ही थामटियाओ हल्का सा हंसता है। कॉस्ट ज्यादा नहीं है, सिर्फ 530 युआन पर बॉक्स। ये सुनते ही जियांगलाओ और ट्रुओंग वू दोनों फ्रीज हो जाते हैं। 530 की कॉस्ट और सेलिंग प्राइस 10,000, मतलब 9,000 युआन से ज्यादा का प्रॉफिट। लेकिन थामटियो पूरी तरह काम एक्सप्रेशन के साथ हंसता रहता है। फॉरेन फार्मास्यूटिकल कंपनीज जब हमें मेडिसिन बेचती थीं, तब उनका प्रॉफिट इससे भी ज्यादा होता था। हम सिर्फ 10,000 युआन पर बॉक्स चार्ज कर रहे हैं। ये पहले से ही काफी कॉन्शियस वाला प्राइस है। फिर वो कैजुअली मेरी तरफ देखकर जोड़ता है, वैसे मेडिसिन प्राइसिंग में प्रोफेसर टू भी शामिल थे। ये सुनते ही मैं हल्की स्माइल के साथ कहता हूँ, फाइनल प्राइसिंग डिसीजन मैंने ही लिया था। प्राइस भले ही हाई हो, लेकिन फॉरेन फार्मास्यूटिकल कंपनीज भी तो अपनी मेडिसिन हमें बहुत एक्सपेंसिव रेट्स पर बेचती थी। मैं एक साइंटिस्ट हूँ। लोग कहते हैं साइंस की कोई बॉर्डर्स नहीं होती, इस बात से मैं सहमत हूँ। साइंस की बॉर्डर्स नहीं होती, लेकिन साइंटिस्ट्स का अपना कंट्री जरूर होता है, और मैं लॉन्ग क्वोक का साइंटिस्ट हूँ। यह सुनते ही लाइव स्ट्रीम रूम में कमेंट्स फिर से फ्लड होने लगते हैं। यह प्राइसिंग बिल्कुल सही है।
30,000 युआन में बीमारी पूरी तरह क्योर हो रही है, ये ऑलरेडी बहुत अच्छा है। फॉरेन कंपनीज 200 की चीज 70,000 में बेचती थीं। अगर मैं होता तो सीधा 1 लाख पर बॉक्स रखता। जैसा उन्होंने हमारे साथ किया वैसा ही उनके साथ होना चाहिए। लेकिन लाइव स्ट्रीम रूम के 7 लाख व्यूअर्स में कुछ ऑपोजिट ओपिनियंस भी मौजूद थे। कुछ फॉरेन व्यूअर्स कॉस्ट सुनकर फ्यूरियस हो जाते हैं। कॉस्ट इतनी लो है, फिर सेलिंग प्राइस इतनी हाई क्यों? अगर साइंटिस्ट्स ने बीमारी को कंट्रोल कर लिया है तो मेडिसिन चीप होनी चाहिए थी। सही बात है, बिल्कुल सही। इस दवाई की कीमत करीब 400 युआन प्रति बॉक्स होनी चाहिए, तभी सही रहेगा। जिस पर बहुत से लोग इन विरोध वाले कमेंट्स को देखते ही उनकी प्रोफाइल पर जाकर चेक करना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद पता चलता है कि वो सभी फॉरेन कंट्रीज के लोग हैं। यह देखकर सब लोग मिलकर उन्हें जवाब देना शुरू कर देते हैं। साइंस की कोई सीमा नहीं होती, लेकिन साइंटिस्ट की नेशनैलिटी जरूर होती है। प्रोफेसर शू हमारे लॉन कंट्री के हैं, तो अगर वो दवाई 10,000 युआन में बेचते हैं तो उससे क्या फर्क पड़ता है? पहले ये तो सोचो कि तुम लोग 200 युआन की ओरिजिनल मेडिसिन को आसमान छूती कीमत में बेचते हो। अब अगर हम 10,000 युआन में बेच रहे हैं तो तुम्हें इतनी जलन क्यों हो रही है? गुस्से से फट जाओ तुम लोग। जिस पर टेक्निकल रूम में बैठे डायरेक्टर ये सब देखकर उन सभी अकाउंट्स को जो फॉरेन लोकेशन से कंफर्म होते हैं तुरंत ब्लॉक कर देता है और उन्हें लाइव स्ट्रीम रूम से बाहर फेंक देता है। इसके बाद वो कहता है, मैंने उन सबको ब्लॉक कर दिया है और उन्हें लाइव स्ट्रीम रूम से बाहर निकाल दिया गया है। यह सुनते ही लाइव स्ट्रीम रूम के लोग खुश होने की बजाय थोड़ा नाराज हो जाते हैं। अरे इतनी जल्दी क्यों निकाल दिया? पहले हमें उन्हें अच्छे से गालियां देने तो देते, थोड़ा मजा लेने के बाद निकालते ना। उन्हें गुस्से से मरने देना चाहिए था। जिस पर दूसरा कहता है, सही कहा सही कहा, मैंने तो अभी ढंग से गाली देना शुरू भी नहीं किया था। इसके बाद एक और व्यूअर बोलता है, डायरेक्टर आपने अच्छा नहीं किया, कम से कम हमें पहले उन्हें रोस्ट तो कर लेने देते। हाँ, वो हरामी लोग जब भी कोई चीज उनके खिलाफ जाती है तभी प्राइस कम करने की बात करते हैं, लेकिन अगर उनके पास खुद कोई स्पेशल मेडिसिन होती तो वो भी उसे आसमान छूती कीमत पर बेचते। ऐसे लोगों को तो जमकर सुनाना ही चाहिए। इसी दौरान लाइव स्ट्रीम स्क्रीन पर जियांग लाओ एक पूरा भरा हुआ फाइट वाइन का ग्लास उठाता है और कहता है, आइए आज हम प्रोफेसर शू के नाम एक जाम पीते हैं। बॉटम्स अप हुआ है। जिस पर जांग यू भी पूरा भरा हुआ ग्लास उठाता है। यह देखकर शेन श्याओ थोड़ा डर जाता है और जल्दी से उन्हें रोकने की कोशिश करता है। यह फाइट वाइन बहुत स्ट्रांग होती है, थोड़ा कम पियो, थोड़ा कम पियो। यह सुनकर जियांग लाओ और जांग यू एक दूसरे को देखते हैं, जिस पर दोनों के मन में शेन श्याओ को थोड़ा डराने का आइडिया आता है और मैं भी उनका इरादा समझ जाता हूँ, इसलिए मैं भी उनके साथ कोऑपरेट करने का फैसला करता हूँ। इसके बाद मैं ग्लास नीचे रखकर कहता हूँ, क्यों ना पूरा बॉटल ही खत्म कर देते हैं। यह सुनते ही जियांग लाओ जोर से हंसने लगता है। पूरी बॉटल? जिस पर झांग यू भी हंस पड़ता है और कहता है, मैं तो 5 बॉटल्स तक पी सकता हूँ। शेन श्याओ यह सुनकर पूरी तरह शॉक्ड रह जाता है। उसे लगता है कि तीनों लोग नशे में बकवास कर रहे हैं। उसे यकीन ही नहीं होता कि प्रोफेसर शू जैसा साइंटिस्ट भी डींगन मार सकता है, वो भी व्हाइट वाइन की पूरी बॉटल पीने की बात कर रहा है। लेकिन अगले ही सेकंड मैं सच में मुड़कर शेन व्हाइट वाइन की बॉटल्स उठा लाता हूँ। यह देखकर शेन श्याओ का चेहरा थोड़ा पीला पड़ जाता है, लेकिन उसके दिल में अभी भी थोड़ा डाउट रहता है, क्या सच में पूरी बॉटल पिएंगे, वो भी व्हाइट वाइन? खासकर इसलिए क्योंकि वो पहले जांग यू के साथ ड्रिंक कर चुका था और उसकी अल्कोहल कैपेसिटी अच्छे से जानता था। अगर जांग यू पूरी बॉटल व्हाइट वाइन पी ले तो शायद हॉस्पिटल पहुंच जाए या आधा बेहोश हो जाए। ऊपर से वो पहले ही एक ग्लास पी चुका था। इसके बाद मैं, जियांग लाओ और जांग यू तीनों अपने अपने हाथ में एक फाइट वाइन की बोतल पकड़ लेते हैं। बोतल खोलने के बाद हम तीनों एक साथ फ्रीज होकर खड़े शेन श्याओ की तरफ देखते हैं, जिस पर जांग यू हल्का सा आईब्राउ उठाकर कहता है, क्या हुआ, बॉटल नीचे क्यों नहीं रख रहे? शेन श्याओ जांग यू के कॉन्फिडेंट अंदाज को देखकर और भी कंफ्यूज हो जाता है। उसे लगता है जैसे वो सच में पूरी बॉटल खत्म करने वाले हैं, लेकिन फिर भी उसे यकीन नहीं होता, इसलिए वो सोचने लगता है कि शायद ये लोग उसे जानबूझकर डरा रहे हैं। जिस पर शेन श्याओ भी अपनी बॉटल खोल देता है और कहता है, ठीक है, अगर पूरी बॉटल पीनी है तो मैं भी साथ दूंगा। यह सुनते ही जांग यू हंसता है और सीधे बॉटल मुंह से लगाकर पीना शुरू कर देता है। यह देखकर शेन श्याओ पूरी तरह स्टंडन रह जाता है। ये लोग सच में पी रहे हैं? पागल हो गए हैं क्या? ये व्हाइट वाइन है, इतना पीना डेंजरस हो सकता है? जिस पर लाइव स्ट्रीम ऑडियंस शेन श्याओ का शॉक्ड एक्सप्रेशन देखकर जोर जोर से हंसने लगती है। हाँ, प्रोफेसर शू, जियांग लाओ और जांग यू ने मिलकर शेन डोंग को बुरी तरह डरा दिया। शेन डोंग को अभी तक पता ही नहीं है कि प्रोफेसर शू ने हैंगओवर कैप्सूल भी बना लिया है। उसका डरा हुआ चेहरा काफी क्यूट लग रहा है। सच में मुझे लगा था साइंटिस्ट हमेशा सीरियस रहते हैं, लेकिन प्रोफेसर शू तो लोगों को डराने में भी मजा लेते हैं। टेक्निकल रूम में बैठी छोटी असिस्टेंट मुस्कुराकर विवी की तरफ देखती है और कहती है, सिस्टर विवी, ब्रदर शू तो काफी इंटरेस्टिंग निकले। जिस पर विवी हल्का सा मुस्कुराती है, लेकिन कुछ नहीं बोलती। वो बस लाइव स्ट्रीम स्क्रीन को ध्यान से देखती रहती है, जहां उसका प्यारा हस्बैंड मौजूद होता है। लाइव स्ट्रीम स्क्रीन में
1 मिनट से भी कम समय में हम तीनों अपनी अपनी पूरी बोतल खत्म कर देते हैं। बोतल नीचे रखने के बाद हम सब एक साथ शेन श्याओ की तरफ देखते हैं। यह देखकर शेन श्याओ के माथे पर पसीना आ जाता है और वो मुझसे कहता है, अगर मैं इतनी तेजी से पूरी बोतल खत्म कर दूं तो मुझे सीधे इमरजेंसी रूम जाना पड़ेगा। जिस पर जांग यू हंसते हुए जवाब देता है, कोई बात नहीं, मैं एम्बुलेंस बुला दूंगा। यह सुनकर शेन श्याओ के चेहरे पर ब्लैक लाइंस आ जाती हैं। क्या शराब पीने के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए? मैं शेन श्याओ का परेशान चेहरा देखकर हंस पड़ता हूँ और कहता हूँ, पी लो, वैसे भी तुम्हें मेरी नई हैंगओवर कैप्सूल टेस्ट करने का मौका मिल जाएगा। हैंगओवर कैप्सूल? यह सुनते ही शेन श्याओ थोड़ा चौंक जाता है। नाम सुनकर ही उसे लगता है कि यह मेडिसिन इंसान को जल्दी सोबर कर सकती है। इसके बाद वो जियांग लाओ और झांग यू की तरफ देखता है और नोटिस करता है कि दोनों बिल्कुल काम है, जिससे उसे समझ आ जाता है कि इन दोनों को पहले से कैप्सूल के बारे में पता था। शायद उन्होंने पहले ही कैप्सूल ले भी लिया हो। अब समझ आया, इसलिए ये लोग इतने कॉन्फिडेंट थे, इसलिए पूरी बॉटल पीने की हिम्मत कर रहे थे। जिस पर शेन श्याओ के मन में एक्साइटमेंट जागती है। प्रोफेसर शू ने इतनी अमेजिंग मेडिसिन भी बना ली। अगले ही सेकंड शेन श्याओ भी सिर पीछे करके पूरी बॉटल खत्म कर देता है। यह देखकर मैं 4 हैंगओवर कैप्सूल्स निकालता हूँ और हर किसी को एक एक कैप्सूल दे देता हूँ। जब अल्कोहल असर करना शुरू करे तब यह मेडिसिन लेना। मेडिसिन का इफेक्ट प्रॉपर्ली एक्सपीरियंस करने के लिए शेन श्याओ सिर हिलाकर हामी भर देता है। इसके बाद 5 मिनट गुजरते हैं और अल्कोहल असर दिखाना शुरू कर देती है। धीरे धीरे हालत ऐसी होने लगती है कि अगर और देर हुई तो सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जा सकती है। जिस पर हम चारों तुरंत एक एक हैंगओवर कैप्सूल खा लेते हैं और फिर 10 मिनट तक इंतजार करते हैं। पहले 5 मिनट में शराब का असर और ज्यादा स्ट्रांग होता जाता है, किसी को भी सोबर होने जैसा फील नहीं होता, लेकिन 10वें मिनट से बॉडी साफ तौर पर मेडिसिन का असर महसूस करना शुरू कर देती है। इसके बाद 20 मिनट और गुजरते हैं और शेन श्याओ शॉक्ड होकर मेरी तरफ देखता है। प्रोफेसर शू, इस मेडिसिन का इफेक्ट सच में बहुत पावरफुल है। जिस पर मैं कहता हूँ, यह मेडिसिन करीब 30 मिनट में बॉडी के ज्यादातर अल्कोहल को खत्म कर देती है और 40 मिनट के अंदर पूरा अल्कोहल बॉडी से साफ कर देती है। यह सुनते ही शेन श्याओ अंदर तक हिल जाता है। उसकी नजर में प्रोफेसर श्याओ उम्र में भले यंग हो, लेकिन उसका हर इन्वेंशन लोगों को शॉक कर देता है। उसने कैंसर का इलाज ढूंढ लिया, कई डिजीजेस को कंट्रोल कर लिया और अब हैंगओवर कैप्सूल भी बना डाली। अगर यह हैंगओवर कैप्सूल मार्केट में लॉन्च हो गई तो इसकी सेल्स जरूर एक्सप्लोड कर जाएंगी। ऊपर से इसका इफेक्ट भी काफी लंबे समय तक रहता है। जिस पर लाइव स्ट्रीम ऑडियंस एक बार फिर हैंगओवर कैप्सूल का मैजिकल इफेक्ट देखकर दंग रह जाती है। हर कोई एक्साइटेड होकर इसकी तारीफ करने लगता है और बेसब्री से इसके मार्केट में आने का इंतजार करने लगता है। अभी तक पता नहीं चला कि यह मेडिसिन आखिर कब मार्केट में आएगी। अगर यह मेडिसिन आ गई तो फिर शराब पीने से डर ही नहीं लगेगा। जिस पर एक व्यूअर कमेंट करता है, मैं बार में काम करता हूँ, इस फील्ड में अगर कोई अच्छी ड्रिंकिंग कैपेसिटी रखता है तो समझो उसके पास सब कुछ है। अगर यह मेडिसिन मिल गई तो मेरी इनकम काफी बढ़ जाएगी। इसके बाद दूसरा व्यूअर कहता है, भले ही लॉन्च हो लेकिन शायद इसे आने में 1-2 साल और लगेंगे। दूसरी तरफ जियांगनान सिटी पुलिस ब्यूरो के चीफ डायरेक्टर के ऑफिस में झांग जियांगो इस समय लाइव स्ट्रीम देख रहा होता है। कुछ दिन पहले ऊपर से लोगों ने उसे शुजे से मिलने के लिए कहा था और यह भी कहा था कि वह लाइव स्ट्रीम में दिखाई दे ताकि शुजरे की पॉपुलैरिटी और बढ़ सके। उस वक्त झांग जियांगो को लगा था कि ऊपर वाले लोग लाइव स्ट्रीम के जरिए पब्लिकली यह रिवील करना चाहते हैं कि शुजे ही वह इंसान है जिसने कैंसर का इलाज खोजा है। लेकिन पिछले 2 दिनों से लाइव स्ट्रीम देखने के बाद उसे एहसास होता है कि शुजे की अचीवमेंट्स तो उसकी सोच से भी कहीं ज्यादा बड़ी हैं। जिस पर अब उसे समझ आने लगता है कि आखिर क्यों शो हाफ एक्सप्लोरेशन शुरू होते ही ऊपर वालों ने तुरंत सिचुएशन को मॉनिटर करना शुरू कर दिया था। शुद्ध से जैसे लोग हमेशा हाईएस्ट लेवल प्रोटेक्शन में रहते हैं, यहाँ तक कि शुजे के आसपास के एरिया की सिक्योरिटी के लिए भी प्लेन क्लॉथ्स पुलिस ऑफिसर्स लगातार प्रोटेक्शन दे रहे होते हैं। यहाँ तक कि वे वीवी, उनके बच्चों और शुजे के सबसे करीबी लोगों को भी हर समय सीक्रेटली प्रोटेक्ट किया जा रहा होता है। ये सोचकर झांग जियांगुओ गहरी सांस छोड़ता है। उसे कुछ साल पहले साइन किया गया वह कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट याद आता है। उस समय ऊपर वालों ने खुद उसे बताया था कि कैंसर का इलाज शुजे ने ही खोजा है। क्योंकि शुजे लंबे समय तक जियांगनान सिटी में रहने वाला था, इसलिए ऊपर वालों ने झांग जियांगुओ को एक खास मिशन दिया था। शुजे से जुड़ी कोई भी बात हो, चाहे छोटी हो या बड़ी, तुम्हें अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे हैंडल करना होगा। इसी दौरान लाइव स्ट्रीम स्क्रीन में हम चारों बातें करते करते शाम के 5 बजा देते हैं। जाने से पहले जियांग लाओ मेरी तरफ देखकर पूछता है, कल तुम्हारा कोई प्लान है क्या? जिस पर मैं उसकी तरफ देखकर जवाब देता हूँ, कल मेरी वाइफ की छुट्टी है, इसलिए मुझे उसके साथ ससुराल जाना होगा। यह सुनकर जियांग लाओ सिर हिलाता है। असल में सोचा था कि कल भी एक दिन और साथ में टाइम स्पेंड करेंगे, लेकिन अगर तुम्हारा काम है तो फिर रहने देते हैं। इसके बाद तीनों लोग गुड बाय बोलकर चले जाते हैं और
पूरा घर अचानक शांत हो जाता है। मैं कुछ देर सोचता हूँ, फिर उठकर किचन में चला जाता हूँ। मुझे विवी के घर लौटने से पहले 3 डिशेस तैयार करनी होती हैं ताकि मेरी वाइफ अच्छा खाना खा सके। शाम के करीब 5:30 बजे मैं विवी को एक मैसेज भेजता हूँ। मैसेज देखते ही विवी के दिल में अचानक अजीब सा दर्द महसूस होता है, खासकर तब जब उसे पता चलता है कि उसके हस्बैंड ने उस खतरनाक एस डिजीज को भी कंट्रोल कर लिया है। उसे अच्छी तरह याद होता है कि उस बीमारी का नाम सुनते ही लोग डर से कांप उठते थे और शुजे ने उस बीमारी का इलाज खोजने के लिए जरूर काउंटलेस इन्फेक्टेड सैंपल्स के कांटेक्ट में काम किया होगा। अगर रिसर्च के दौरान उसे इन्फेक्शन हो जाता तो सब खत्म हो सकता था। जिस पर विवी कुछ देर मैसेज को देखती रहती है, फिर धीरे से रिप्लाई भेज देती है। फोन रखकर विवी डायरेक्टर और छोटी असिस्टेंट से कहती है, थोड़ी देर बाद जब मैं घर पहुंच जाऊंगी तब लाइव स्ट्रीम बंद कर दूंगी। जिस पर डायरेक्टर और असिस्टेंट दोनों कोई ऑब्जेक्शन नहीं करते। और हैरानी की बात यह होती है कि लाइव स्ट्रीम ऑडियंस भी इसका विरोध नहीं करती, बल्कि विवी को पूरा सपोर्ट देती है। विवी कमेंट्स पर एक नजर डालती है और फिर उन्हें इग्नोर कर देती है। कुछ ही देर बाद विवी घर पहुंच जाती है। उसकी आंखों में प्यार साफ नजर आता है और वह धीरे धीरे मेरे पास आकर खड़ी हो जाती है। अब भी वह बेहद नरम आवाज में मुझे पुकारती है। इसके बाद वह अपनी बाहें मेरे गले के चारों तरफ डाल देती है। फिर वह किचन में जाकर खाना बाहर लेकर आती है। बैठने के बाद विवी एक स्टर फ्राइड मीट उठाकर सीधे मेरे मुंह तक ले आती है। यह देखकर मुझे थोड़ा अजीब लगता है। नॉर्मली वह प्यार जताती रहती है, खाना सर्व करना भी नॉर्मल है, लेकिन सीधे मुंह तक खाना लाकर खिलाना यह काफी लंबे समय बाद हो रहा था। मैं जैसे ही मीट का पहला बाइट खाता हूँ, विवी तुरंत दूसरा पीस उठाकर फिर मेरे मुंह के पास ले आती है, जिस पर मैं हल्का पसीना छोड़ते हुए कहता हूँ, क्या तुम मुझे बच्चा समझ रही हो? यह सुनकर विवी हल्का सा मुस्कुराती है। अच्छे से खाओगे तभी तो ताकत आएगी। मैं मन ही मन सोचने लगता हूँ कि आखिर पिछले कुछ दिनों से मेरी वाइफ को हुआ क्या है। इसी तरह सिर्फ डिनर खत्म करने में ही आधे घंटे से ज्यादा लग जाते हैं। खाना खत्म होने के बाद विवी मेरी तरफ देखकर कहती है, तुम पहले जाकर शॉवर ले लो, मैं डिशेस साफ करके बाद में आती हूँ। जिस पर मैं बेडरूम के बाथरूम में नहाने चला जाता हूँ। इसके बाद विवी सब कुछ साफ सफाई करके सोने चली जाती है। अगली सुबह करीब 9 बजे मैं बड़ी मुश्किल से बेड से उठता हूँ। उठते ही मैं बड़बड़ाता हूँ, लगता है जल्दी से किडनी बूस्टिंग कैंडी रिसर्च करनी पड़ेगी। इस समय विवी सुबह सुबह ही काम पर जा चुकी होती है। ब्रेकफास्ट खत्म करने के बाद मैं सोफा पर बैठकर थोड़ा टीवी देखने की सोचता हूँ, लेकिन तभी एक ऐसा इंसान घर में आता है जिसकी मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं होती। आने वाला इंसान बैंक का आदमी होता है, जिस पर मैं बिना ज्यादा सोचे सीधे डायरेक्टर झाओ से कहता हूँ, बाकी सारा पैसा कंट्री को डोनेट कर दीजिए, उसे मिलिट्री फंड्स में इस्तेमाल किया जाए। कॉल खत्म करने के बाद मुझे अचानक कुछ याद आता है। मैं तुरंत फोन निकालकर झांग्यू को कॉल करता हूँ। कॉल कनेक्ट होते ही झांग्यू हंसकर कहता है, प्रोफेसर शू, अभी अलग हुए ज्यादा वक्त भी नहीं हुआ और आपको मेरी याद आ गई? जिस पर मैं हंसते हुए जवाब देता हूँ, मेरे पास फ्लू और न्यूमोनिया की ट्रीटमेंट प्रिस्क्रिप्शन है। इस मेडिसिन का साइड इफेक्ट लगभग ना के बराबर है। अगर सीवियर फ्लू हो तो मैक्सिमम 3 दिन में पूरी तरह ठीक हो जाएगा, और अगर हल्का फ्लू हो तो सिर्फ 1 दिन में रिकवर हो जाएगा। हाँ, और पहले जिस हैंगओवर कैप्सूल की बात की थी उसका फॉर्मूला भी तैयार है। यह सुनते ही जांग्यू एक्साइटेड होकर बोल पड़ता है, मैं अभी तुरंत फ्लाइट बुक करता हूँ। मास प्रोडक्शन शुरू होने के बाद आप 1 साल में हजारों अरब कमा सकते हैं। लेकिन मैं बिल्कुल काम होकर जवाब देता हूँ, मेरे जैसे इंसान को कंट्री ने नर्चर किया है, इसलिए मुझे पैसों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं जो कमाता हूँ उसका ज्यादातर हिस्सा डोनेट कर देता हूँ। इन मेडिसिन को बनाने का मेरा मकसद ह्यूमैनिटी की मदद करना है, और सबसे जरूरी मेडिसिन प्राइसेस को नीचे लाना है। सबसे अच्छा तो यह होगा कि वो लालची फार्मास्यूटिकल कंपनीज पूरी तरह बैंकरप्ट हो जाएं। जिस पर दूसरी तरफ बैठे जांग्यू के चेहरे पर गहरी रिस्पेक्ट दिखाई देने लगती है। उसकी आंखें एडमिरेशन से भर जाती हैं। इसके बाद मैं एक और फोन करता हूं, जो वेस्ट लेक फार्मास्यूटिकल के चेयरमैन शेन श्याओ को लगाया जाता है। प्रेसिडेंट शेन, समय निकालकर एक बार यहाँ आ जाइए। मैंने पाइल्स की ट्रीटमेंट वाली मेडिसिन भी रिसर्च कर ली है। एक्सटर्नल ऑनेंटमेंट और ओरल मेडिसिन दोनों साथ में इस्तेमाल होंगे, और सिर्फ 7 दिनों में पाइल्स पूरी तरह ठीक हो जाएगी। यह सुनते ही शेन श्याओ का चेहरा पूरी तरह बदल जाता है, क्योंकि मार्केट में मौजूद पाइल्स मेडिसिन ज्यादातर सिर्फ हल्के सिम्टम्स में काम करती हैं। अगर बीमारी ज्यादा सीरियस हो जाए तो सर्जरी करवाना जरूरी हो जाता है, और सर्जरी के दौरान और उसके बाद होने वाला दर्द बेहद खतरनाक होता है। कई पेशेंट्स तो उस दर्द को ऐसा बताते हैं जैसे टॉयलेट जाते वक्त टूटे हुए ग्लास के टुकड़े बाहर निकल रहे हों। लेकिन अब प्रोफेसर शू ऐसी मेडिसिन बना चुका था जो सिर्फ कुछ दिनों में बीमारी को पूरी तरह खत्म कर सकती थी। इस मेडिसिन की वैल्यू सच में अनइमेजिनेबल थी। आखिर 10 में से 9 लोग पाइल्स की प्रॉब्लम से परेशान रहते हैं। अगर यह मेडिसिन मार्केट में लॉन्च हो गई तो इसकी सेल्स जरूर एक्सप्लोड कर जाएंगी। जिस पर शेन श्याओ जल्दी से कहता है, मैं अभी फ्लाइट बुक करता हूँ। मैं सिर हिलाते हुए जवाब देता हूँ, ठीक है, फिर यही तय रहा। फिलहाल यहाँ अभी मेरे कुछ दोस्त मौजूद हैं। बैंक डायरेक्टर झाओ मेरे बगल में खड़े होकर शॉक्ड होकर मुझे देख रहे होते हैं।
उन्हें साफ समझ आ जाता है कि मैं पूरी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का गेम बदलने वाला हूँ। इसी दौरान लाइव स्ट्रीम रूम में अचानक एक अजीब सिचुएशन हो जाती है। अरे, ये क्या हो रहा है? मैं प्रोफेसर शू टाइप ही नहीं कर पा रहा। जिस पर दूसरा व्यूअर भी कहता है, क्या बात है? मैं भी प्रोफेसर शू का नाम नहीं लिख पा रहा हूँ। यहाँ तक कि सिंबल्स डालकर भी ट्राई किया, फिर भी नहीं हो रहा। टेक्निकल रूम में डायरेक्टर और बाकी स्टाफ कमेंट्स देखकर खुद भी चौंक जाते हैं। जिसके बाद तीनों लोग खुद ट्राई करके देखते हैं और सच में शुजे नाम टाइप नहीं हो पाता। जिस पर छोटी असिस्टेंट कहती है, वी चैट पर ट्राई करके देखो। इसके बाद असिस्टेंट तुरंत वे वीवी को एक मैसेज भेजती है। मैसेज में सिर्फ 2 शब्द होते हैं, शुजे। लेकिन अगले ही सेकंड वीवी अपने फोन को घूरते हुए भौहें सिकोड़ लेती है। मुझे तो कुछ रिसीव ही नहीं हुआ। यह सुनकर असिस्टेंट थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाती है, क्योंकि उसकी तरफ से मैसेज सक्सेसफुली सेंड हो चुका होता है। इसी पल सबको एहसास होने लगता है कि ऊपर वालों ने ऑफिशियली एक्शन ले लिया है। इसके बाद लाइव स्ट्रीम में एक और व्यूअर कमेंट करता है, अब तो शो का नाम भी सर्च नहीं हो रहा, आखिर हो क्या रहा है? मैंने अभी अपनी माँ से सर्च करवाया, लेकिन अब कुछ भी नहीं मिल रहा। जिस पर लाइव स्ट्रीम ऑडियंस को बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि आउटसाइड वर्ल्ड में इस समय एक बहुत बड़ा ऑफिशियल अनाउंसमेंट जारी होने वाला है। टेक्निकल रूम में डायरेक्टर अभी इन्वेस्टर्स को कॉल करने ही वाला होता है कि तभी उसके फोन पर सीईओ का मैसेज आ जाता है, शो को नॉर्मल तरीके से कंटिन्यू करो। मैसेज पढ़कर डायरेक्टर भी अपनी कंफ्यूजन रोक नहीं पाता। ये सब आखिर हो क्या रहा है? अब बहुत से लोग लाइव स्ट्रीम रूम का एंट्री पॉइंट तक नहीं ढूंढ पा रहे, यहाँ तक कि प्रोफेसर शू का नाम भी सर्च नहीं हो रहा। जिस पर सामने से जवाब आता है, ऊपर वालों ने इंटरवेंशन किया है। अब लाइव स्ट्रीम में कोई नया व्यूअर एंटर नहीं कर पाएगा, सिर्फ पुराने व्यूअर्स ही फ्रीली अंदर बाहर आ सकेंगे। बाकी चीजों की चिंता मत करो, बस लाइव स्ट्रीम को अच्छे से कंटिन्यू करो। और हाँ, अगले 2 दिनों तक न्यूज पर खास ध्यान देना। डायरेक्टर फोन रखता है और लाइव स्ट्रीम ऑडियंस से कहता है, मुझे अभी इन्फॉर्मेशन मिली है कि शो और प्रोफेसर शू के नाम से जुड़ी प्रॉब्लम ऊपर वालों की इंटरवेंशन की वजह से हुई है। पुराने व्यूअर्स अभी भी फ्रीली आ जा सकते हैं, लेकिन अब लाइव स्ट्रीम रूम में नए व्यूअर्स को एंट्री नहीं मिलेगी। यह सुनते ही लाइव स्ट्रीम ऑडियंस को जैसे अचानक सब समझ आने लगता है। तो ऊपर वालों ने एक्शन लिया है, लेकिन ऐसा क्यों? प्रोफेसर शू ने इतनी डेंजरस डिजीजेस को क्योर किया है, लॉजिक से देखें तो उनकी पॉपुलैरिटी बढ़नी चाहिए थी, फिर अब उल्टा रिस्ट्रिक्शंस क्यों लग रहे हैं? डायरेक्टर कमेंट्स देखकर खुद भी कंफ्यूज्ड महसूस करता है, जिसके बाद वह सिर्फ इतना कह पाता है, इन दिनों न्यूज़ेस ज्यादा देखिए, शायद वहीं आपको जवाब मिल जाए। दूसरी तरफ विवी की माँ पिछले 2 दिनों से पूरी तरह शॉक में जी रही होती है। वह कई बार सीधे अपने सन इन लॉ से पूछना चाहती है, लेकिन वह समझती है कि अगर शुजे को लाइव स्ट्रीम के बारे में पता चल गया तो शायद यह पूरा शो ही बंद हो जाएगा। जिस पर अचानक उसके मन में दूसरा आइडिया आता है। वह तुरंत फोन निकालकर शुजे की माँ को कॉल करती है। कॉल कनेक्ट होते ही दूसरी तरफ से आवाज आती है, अरे समधन जी, काफी दिनों बाद कॉल किया, सब ठीक है ना? जिस पर विवी की माँ थोड़ा काम होकर पूछती है, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या आपको पता है कि कैंसर की स्पेशल मेडिसिन किसने बनाई? दूसरी तरफ शुजे की माँ हंस पड़ती है, अरे वह तो हमारे श्याओजे ने बनाई है। क्यों, क्या हुआ? यह सुनते ही विवी की माँ पूरी तरह स्पीचलेस हो जाती है। इतना कैजुअली बता दिया? इसके बाद वह फिर पूछती है, तो फिर वह एस डिजीज वाली क्योर भी वह भी श्याओजे ने ही बनाई है। इसके बाद श्याओजे की माँ अचानक पूछती है, क्या तुम भी हाफ एक्सप्लोरेशन शो देख रही हो? हाँ हाँ बिल्कुल। जिस पर जूजरे की माँ हंसते हुए कहती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें अभी इस शो से पता चला कि मेरा बेटा कैंसर और एस डिजीज दोनों क्योर कर चुका है? नहीं, हमें तो कई साल पहले से पता है, बस हमने कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, इसलिए किसी को बता नहीं सकते थे। यह सुनते ही विवी की माँ गहरी सांस लेती है। श्याओजे ने दुनिया की इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी और आप लोगों को जरा भी शौक नहीं हुआ? जिस पर शुजे की माँ हंसते हुए जवाब देती है, शौक क्यों को होंगे, श्याओजे बचपन से ही जीनियस था। 5 साल की उम्र में सारे चाइनीज कैरेक्टर्स पहचान लेता था, स्कूल में हमेशा टॉप रैंक लाता था, कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में नेशनल टॉपर बना था और हाँ, हाई स्कूल के दौरान ही वह 6 लैंग्वेजेस फ्लुएंटली बोलता था। इसलिए अब वह कुछ भी कर दे हमें हैरानी नहीं होती। इसके बाद वह अचानक रुक जाती है। वैसे 19 साल की उम्र में भी वह कुछ बन गया था। अरे नहीं, अभी नहीं बता सकती। यह सुनकर विवी की माँ तुरंत पूछती है, क्या बना था? जिस पर दूसरी तरफ से जवाब आता है, अभी नहीं बता सकती, अगले महीने की 1 तारीख को तुम्हें खुद पता चल जाएगा। यह सुनकर विवी की माँ बिल्कुल काम नहीं रह पाती, क्योंकि शुजे की माँ की बातों से साफ लग रहा होता है कि शुजरे के पास अभी भी कोई बहुत बड़ा सीक्रेट छिपा हुआ है। इसी दौरान लाइव स्ट्रीम स्क्रीन में मैं और डायरेक्टर जो आराम से ड्रिंक करते हुए बातें कर रहे होते हैं। तभी अचानक हम दोनों के फोन्स पर एक साथ नोटिफिकेशन साउंड आती है। फोन स्क्रीन पर ऑफिशियल मीडिया की तरफ से एक ब्रेकिंग न्यूज दिखाई देती है। 9 तारीख से अलग अलग रैंकिंग्स ऑफिशियली अनाउंस की जाएंगी। कल दुनिया की बिलियनियर रैंकिंग जारी होगी। लगभग उसी समय पूरे देश के काउंटलेस लोगों के फोन्स पर भी यही नोटिफिकेशन पहुंच जाती है, जिस पर बहुत से लोग कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। वर्ल्ड बिलियनियर रैंकिंग ऑफिशियल मीडिया क्यों अनाउंस कर रही है? और ऐसा लग रहा है कि बिलियनियर रैंकिंग के अलावा भी कई रैंकिंग्स आने वाली हैं। लाइव स्ट्रीम ऑडियंस में भी बहुत से लोगों ने यह न्यूज देख ली होती है। प्रोफेसर शू के पास 4000 बिलियन लॉन कंट्री करेंसी है। अगर उनका नाम रैंकिंग में आया तो वह दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन जाएंगे।
अब समझ आया, इसलिए प्रोफेसर शू का नाम बैनर्ड वर्ड बन चुका है। इसीलिए लाइव स्ट्रीम नए फॉलोअर्स एक्सेप्ट नहीं कर रही। ऊपर वाले शायद उन्हें जरूरत से ज्यादा पब्लिक एक्सपोजर से बचाना चाहते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि प्रोफेसर शू का नाम बिलियनियर रैंकिंग में जरूर आएगा। हे भगवान, अगर सच में प्रोफेसर शू दुनिया के रिचेस्ट पर्सन निकले तो पूरी दुनिया दंग रह जाएगी। टेक्निकल रूम में बैठी हुई वीवी भी ये सोचकर बेहद एक्साइटेड हो जाती है। क्या सच में शुजे का नाम बिलियनियर रैंकिंग में आएगा? और अगर सच में वह दुनिया के रिचेस्ट पर्सन की पोजीशन पर दिखाई दिया, सिर्फ ये सोचकर ही उसका दिल एक्साइटमेंट से तेजी से धड़कने लगता है। धीरे धीरे समय दोपहर के 2 बजे से आगे निकल जाता है, जिस पर डायरेक्टर जाओ उठकर जाने लगता है और मुस्कुराते हुए कहता है, प्रोफेसर शू, शायद कल आपका नाम बिलियनियर रैंकिंग में दिखाई दे। मैं सिर्फ हल्का सा मुस्कुरा देता हूँ, लेकिन कुछ नहीं कहता। डायरेक्टर झाओ के जाने के बाद मैं फोन उठाकर सीधे मिनिस्टर झांग को कॉल करता हूँ। कॉल कनेक्ट होते ही मैं बिना घुमाए सीधा पूछता हूँ, मिनिस्टर झांग, न्यूज में कहा जा रहा है कि कल दुनिया की बिलियनियर रैंकिंग अनाउंस होगी। मैं थोड़ा शॉक्ड होकर पूछता हूँ, तो क्या मेरा नाम उस रैंकिंग में दिखाई नहीं देगा? जिस पर दूसरी तरफ मिनिस्टर झांग हंसते हुए कहते हैं, इस रैंकिंग का तुमसे बहुत बड़ा कनेक्शन है। ऊपर वाले चाहते हैं कि पूरी दुनिया लॉन कंट्री की ताकत को नोटिस करे। इसके बाद मिनिस्टर झांग अचानक सीरियस हो जाते हैं। पिछले कुछ सालों में हमारे देश की साइंस और टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से ग्रो हुई है। कई फील्ड्स में हम डेवलप्ड कंट्रीज को कैचअप कर चुके हैं और कुछ जगहों पर तो वेस्टर्न सुपर पावर्स को भी पीछे छोड़ चुके हैं। लोगों का कॉन्फिडेंस भी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया है। इस बार रैंकिंग्स को पब्लिक करने का मकसद नेशनल प्राइड को और मजबूत करना है। साथ ही यह पूरी दुनिया के लिए एक वार्निंग भी होगी। अगले दिन सुबह ठीक 10 बजे पूरे देश के फोन्स और टीवीज पर एक जैसी स्क्रीन दिखाई देने लगती है। स्क्रीन पर बड़े अक्षरों में लिखा होता है, वर्ल्ड बिलियनियर रैंकिंग, जिस पर नीचे राइट कॉर्नर में एक लाइन दिखाई देती है, हर आधे घंटे में एक नया नाम रिवील किया जाएगा। दुनिया भर के बिलियनियर्स और फाइनेंशियल टाइकून्स को भी लॉन कंट्री की ऑफिशियल मीडिया से यह नोटिफिकेशन मिल जाती है कि दुनिया के टॉप 10 रिचेस्ट पीपल की रैंकिंग पब्लिक की जाएगी। यह देखकर हर कोई कंफ्यूज्ड हो जाता है, क्योंकि टॉप 10 में अभी तक एक भी लॉन कंट्री का बिलियनियर नहीं था। तो फिर ऐसी रैंकिंग पब्लिक करने का फायदा क्या था? इससे तो दूसरे देशों की प्रेस्टीज बढ़ती, जिस पर पूरी दुनिया सवालों से भरी हुई क्वाइटली रिजल्ट का इंतजार करने लगती है। अब सिर्फ 5 मिनट बाकी हैं। इसी दौरान पूरी दुनिया पहली रैंकिंग रिवील होने का इंतजार करती है। काउंटडाउन खत्म होते ही टीवी स्क्रीन पर धीरे धीरे 10वें नंबर का नाम उभर कर आता है। रैंक 10, पर्सनल एसेट्स $93.4 बिलियन। यह देखते ही पूरी दुनिया में हंगामा मच जाता है। यह इम्पॉसिबल है, रैंकिंग में जरूर गलती हुई है। एक्स बेजोस तो पहले 9वें नंबर पर होना चाहिए था। पिछली बिलियनियर रैंकिंग को सिर्फ कुछ महीने हुए हैं, इतनी जल्दी रैंकिंग कैसे बदल सकती है? इसी दौरान एक लग्जरी विला में बैठा स्लाई कंप्यूटर स्क्रीन को घूर रहा होता है। उसकी भौहें कसकर सिकुड़ जाती हैं। 3 महीने पहले तक वह 9वें नंबर पर था, लेकिन अब उसे सीधे 10वें नंबर पर धकेल दिया गया था। आखिर वह कौन है जिसने मुझे पीछे छोड़ दिया? जिस पर दुनिया भर के टॉप बिलियनियर्स और फाइनेंशियल ब्लॉगर्स भी पूरी तरह कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। इसी दौरान लाइव स्ट्रीम रूम में फैंस लगभग पागल होने लगते हैं। मैं कमेंट्स में लिखना चाहता हूँ, लेकिन प्रोफेसर का नाम टाइप ही नहीं कर पा रहा। हमें पता है वह कौन है, लेकिन हम उसका नाम बोल ही नहीं सकते। बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है। मैं अभी क्वान मई के लाइव स्ट्रीम रूम में जाकर सवाल पूछने वाला हूँ। ये बहुत इरिटेटिंग है। चलो सब लोग क्वान मई के लाइव स्ट्रीम रूम में चलते हैं और जवाब मांगते हैं। यह कहते ही काउंटलेस लोग तुरंत करंट लाइव स्ट्रीम छोड़कर क्वान मई के लाइव स्ट्रीम रूम में घुस जाते हैं। सिर्फ 30 सेकंड्स के अंदर करंट लाइव स्ट्रीम की व्यूअर्स काउंट 1.5 मिलियन से घटकर सीधे 1 मिलियन पर पहुंच जाती है। टेक्निकल रूम में डायरेक्टर यह देखकर पूरी तरह स्टन्ड रह जाता है। दूसरी तरफ क्वान मई के लाइव स्ट्रीम रूम में सिर्फ 30 सेकंड्स में 5 लाख से ज्यादा नए लोग फ्लड की तरह घुस जाते हैं और देखते ही देखते वहां लाइव व्यूअर्स की संख्या 5 मिलियन क्रॉस कर जाती है, जिस पर काउंटलेस लोग क्वान मई से सवाल पूछना शुरू कर देते हैं। ऐसी रैंकिंग पब्लिक करने का फायदा क्या है, जिससे हमारी साइड की प्रेस्टीज कम हो रही है? मैं डिमांड करता हूं कि यह रैंकिंग अनाउंस करना बंद किया जाए। इसी दौरान लाइव स्ट्रीम अचानक आइडेंटिकल कमेंट से स्पैम होने लगता है। ऑफिशियल मीडिया यह रैंकिंग इसलिए पब्लिक कर रही है क्योंकि दुनिया का सबसे अमीर इंसान लॉन कंट्री का है, और वह इंसान ऐसा है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। यह पढ़कर रूम के बाकी लोग पूरी तरह स्टन्ड रह जाते हैं। क्या बकवास है? ये सच है या फेक? अगर रिचेस्ट पर्सन लॉन्ग कंट्री का है तो आखिर वह कौन है? जल्दी बताओ। लेकिन जिन्हें सच्चाई पता होती है वे चाहकर भी कुछ नहीं बता पाते, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स पहले ही बैंड हो चुके होते हैं। जिस पर ऑफिशियल लाइव स्ट्रीम स्क्रीन में 9वें नंबर का नाम रिवील होता है। रैंक 9 TJP, अमेरिकन सिटीजन, पर्सनल एसेट्स $97.2 बिलियन। धीरे धीरे समय गुजरता जाता है और रैंकिंग्स एक एक करके रिवील होती रहती हैं। जब तीसरे नंबर तक पहुंचा जाता है तब पूरी दुनिया की क्यूरियोसिटी और भी बढ़ जाती है। अब सिर्फ सेकंड रैंक रिवील होना बाकी होता है। दूसरे नंबर पर जरूर वही मिस्टीरियस पर्सन होगा। मैं जानना चाहता हूं कि आखिर वह कौन है।
लेकिन एक आदमी भौहें सिकोड़कर कहता है, मुझे लग रहा है कि शायद सेकंड रैंक वाला इंसान वह मिस्टीरियस पर्सन नहीं है। हैरानी की बात यह होती है कि आसपास मौजूद लोग उसकी बात को रिजेक्ट नहीं करते, क्योंकि अब तक की सिचुएशन देखकर हर किसी को लगने लगता है कि कुछ भी पॉसिबल है। पूरी दुनिया सांस रोककर स्क्रीन को घूर रही होती है, जिस पर सेकंड रैंक धीरे धीरे रिवील होती है। रैंक 2, BC, अमेरिकन सिटीजन, चेयरमैन ऑफ PH मैक्सन। पर्सनल एसेट्स $191.4 बिलियन, यानी लॉन कंट्री करेंसी में लगभग 12,173 बिलियन। यह देखते ही पूरी दुनिया हिल जाती है। टेक्निकल रूम में बैठी वे वीवी भी एक्साइटमेंट से कांपने लगती है, क्योंकि अब उसके हस्बैंड का नाम दुनिया के रिचेस्ट पर्सन के तौर पर रिवील होने वाला होता है। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता है और फर्स्ट रैंक रिवील होने का काउंटडाउन शुरू हो जाता है। काउंटडाउन खत्म होते ही स्क्रीन पर धीरे धीरे एक लाइन उभरती है। रैंक 1, शुजे, लॉन कंट्री सिटीजन। पर्सनल एसेट्स 39,000 बिलियन लॉन कंट्री करेंसी। टोटल इक्विवेलेंट $613.1 बिलियन। शुजे की बाकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अगली रैंकिंग्स में धीरे धीरे रिवील की जाएगी। यह देखकर मैं टीवी स्क्रीन घूरता रह जाता हूँ। क्या उन्होंने तो कहा था कि मेरी आइडेंटिटी अगले महीने की पहली तारीख को रिवील होगी, फिर अभी क्यों पब्लिक कर दी? यह सोचते ही मैं तुरंत फोन उठाकर मिनिस्टर झांग को कॉल करता हूँ। कॉल कनेक्ट होते ही मैं सीधा पूछता हूँ, मिनिस्टर झांग, आपने कहा था कि मेरी आइडेंटिटी बाद में रिवील होगी, फिर अब रैंकिंग में धीरे धीरे सब कुछ क्यों पब्लिक किया जा रहा है? जिस पर मिनिस्टर झांग जवाब देते हैं, क्योंकि तुमने कैंसर क्योर किया है, एस डिजीज को कंट्रोल किया, हार्ट और लंग डिजीजेस पर ब्रेक थ्रू किया, और अब हैंगओवर कैप्सूल भी बना ली। तुम्हारी बनाई हुई ये मेडिसिन्स आगे आने वाली रैंकिंग्स में एक एक करके पब्लिक होंगी। इसके बाद वह फिर कहते हैं, ऊपर वालों ने डिस्कशन के बाद यह भी डिसाइड किया है कि साउथ हेवन गेट प्रोजेक्ट और स्पेस स्टेशन की इन्फॉर्मेशन भी साथ में पब्लिक की जाएगी। लेकिन फिलहाल ये रिवील नहीं किया जाएगा कि उन फ्यूचरिस्टिक वेपन्स को तुमने रिसर्च किया है। अभी सिर्फ अचीवमेंट्स पब्लिक होंगी। तुम्हारी बाकी इन्फॉर्मेशन को हाईएस्ट लेवल सीक्रेसी में रखा जाएगा।